यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस अध्याय 311 सीनियर, आपको कितना चाहिए? मैं दे दूंगा। लियाओ युनचुवान ने गहरी सांस ली, जिससे उसके दिल की उथल पुथल शांत हो गई। साथ ही उसने तय किया कि अगर उसका सामना इन अमर सीनियर्स से दोबारा हुआ तो वह जितना हो सके दूर छिप जाएगा, क्योंकि ये बूढ़े लोग दुनिया की दौलत का मजा लेने और सबसे बड़ी ताकत रखने के बाद अजेय और अकेले हो गए थे। अगर वे चाहें तो कुछ ही मिनटों में इंटरस्टेलर फेडरेशन पर भी कब्जा कर सकते थे। इस वजह से ये बूढ़े लोग आम लोगों की जिंदगी में लौट आए, अपने अकेलेपन से बचने के लिए दुनिया की भागदौड़ का मजा लेने लगे। बस सीनियर जियान ताइफेंग की वापसी थोड़ी ज्यादा थी, उसने असल में एक बदमाश का रास्ता चुना। ये सच है कि एक बड़े जंगल में हर तरह के पक्षी होते हैं। मुझे लगता है कि एक करेज क्लास वॉरशिप से इसकी भरपाई करना ठीक रहेगा, वांग हाओ ने हल्के से कहा। एक करेज क्लास वॉरशिप? मौजूद सभी लोग हौंफते हुए बोला। एक मजाक, और आखिर में उन्हें एक करेज क्लास वॉरशिप से इसकी भरपाई करनी पड़ी। क्या यह मजाक था? जियान ताइफेंग तुरंत चिल्लाने लगा, वांग हाओ बच्चे, इस बूढ़े आदमी को पैसे चाहिए, करेज क्लास शिप नहीं। मैं उस चीज का क्या करूंगा? इसे रखने के लिए कहीं जगह नहीं है। वांग हाओ ने मासूमियत से कंधे उचकाए, सॉरी, मेरी कंसल्टिंग फीस बहुत महंगी है। एक आइडिया की कीमत आधी सैलरी है और मैंने तुम्हें अभी 2 दिए हैं, इसलिए तुम्हारे छोटे से स्टंट का पूरा मुआवजा मुझे मिलना चाहिए। खांसी खांसी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद सभी लोगों का गला रुंध गया। यह आदमी बहुत बेशर्म था। जियान ताइफेंग बस बोर हो रहा था और नई पीढ़ी के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन वांग हाओ अपने ही टीममेट को फंसा रहा था और फिर बाद में बेरहमी से पेमेंट मांग रहा था। सच में बेशर्म। मैं अब और नहीं खेलूंगा, मुझे फिर से धोखा मिला है। जियान ताइफेंग गुस्से में जमीन से उठा और हेवनली स्वॉर्ड विला की ओर चल दिया। अरे बूढ़े जियान, अगर तुम्हें धोखा मिला है तो तुम्हें यह मानना होगा। इस बार पेमेंट का क्या? वांग हाओ ने जियान ताइफेंग को रोका। ठीक है, ये सब तुम्हारा है। जियान ताइफेंग ने वांग हाओ को घूरा। उसने पाया कि जब से वह वांग हाओ से मिला है, उसके लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और उसका अच्छा मूड पूरी तरह से चला गया था। हालांकि वह सच में इस बच्चे को जबरदस्ती सबक सिखाना चाहता था ताकि उसका गुस्सा निकल सके, लेकिन नई पीढ़ी को धमकाना बहुत शर्मनाक होगा। सीनियर, क्या मुझे सच में एक करेज क्लास वॉरशिप से इसकी भरपाई करनी होगी? लियाओ युनचुवान ने उदास चेहरे से पूछा। वह अभी तक वांग हाओ से खजाने भी नहीं छीन पाया था और उससे पहले ही एक करेज क्लास वॉरशिप के लिए पैसे ऐंठ लिए गए थे। अगर उसके पिता को पता चल गया तो क्या वह उसे पीट पीट कर मार नहीं डालेंगे? जियान ताइफेंग ने हाथ हिलाया, इस तरह के छोटे खिलौने की वैसे भी कोई कीमत नहीं है। बस बच्चे वांग हाओ को एक से इसकी भरपाई कर दो। छी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लियाओ युनचुवान ने तुरंत थूक दिया। यह उसका सामान नहीं था, है ना? बस ऐसे ही मुआवजा कहकर क्या उसने उनकी भावनाओं का ध्यान रखा? वहां मौजूद सभी लोगों ने लियाओ युनचुवान को हमदर्दी भरी नजर से देखा। जियान ताइफेंग के लेवल के एक्सपर्ट्स के लिए उनकी लड़ने की ताकत पहले ही हाई टेक हथियारों की रेंज से आगे निकल चुकी थी। पूरे इंटरस्टेलर फेडरेशन में ऐसा कोई हथियार नहीं था जो उन्हें धमका सके। और करेज क्लास वॉरशिप, जो सिर्फ मार्शल एम्परर से लड़ सकता था, उनकी नज़र में पूरी तरह से एक खिलौना था। इसलिए जब जियान ताइफेंग ने करेज क्लास वॉरशिप सुना तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। शायद उनकी नज़र में $1 और करेज क्लास वॉरशिप में ज़्यादा फर्क नहीं था। लेकिन इसी फर्क की कमी की वजह से वांग हाओ को करेज क्लास वॉरशिप मुफ्त में मिल गई। जहां तक बात है कि लियाओ युनचुवान इसे देगा या नहीं, उन्हें लगा कि लियाओ युनचुवान में जियान ताइफेंग के फैसले को नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं है। तुमने आते ही मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। वांग हाओ ने लियाओ युनचुवान के कंधे पर थपथपाया, फिर जियांग का छोटा हाथ पकड़ा और हेवनली स्वॉर्ड विला की ओर चल दिया। लियाओ युनचुवान का चेहरा ठंडा पड़ गया। ये कमीना वांग हाओ असल में वैसा ही था जैसा अफवाहें थीं। पावर का फायदा उठाने का मौका देखकर उसने तुरंत ब्लैकमेल किया और पैसे वसूले। यंग मास्टर लियाओ, अब हमें क्या करना चाहिए? लियाओ युनचुवान के साथ आए एक सबॉर्डिनेट ने पूछा। लियाओ युनचुवान ने गहरी सांस ली, हेवनली स्वॉर्ड विला में एक्शन लेना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हम इंतजार करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वांग हाओ हमेशा के लिए अंदर छिप सकता है। सबॉर्डिनेट ने सिर हिलाया। चाहे जियान ताइफेंग हेवनली स्वॉर्ड विला में हो या विला की अपनी नींव, यह ऐसी जगह नहीं थी जहां वे परेशानी खड़ी कर सकें। वांग हाओ, ये पक्का नहीं है कि आखिर में किसकी जीत होगी। लियाओ युनचुवान ने ठंडी सांस ली और फिर अकेले हेवनली स्वॉर्ड विला में घुस गया। इस बीच हजारों मील दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर शी रोंगजुवान जमीन पर लेटा हुआ था, एक लंबी दूरी के टेलीस्कोप से नज़ारा देख रहा था। ये फिर से वांग हाओ है। क्या यह आदमी मेरा दुश्मन है? मैं उससे हर जगह कैसे मिल सकता हूँ? और वह बूढ़ा आदमी कौन है? सब उससे इतना डरते क्यों हैं? शी रोंगशुआन ने मुंह बनाया, फिर 7 डेविल्स को मैसेज भेजा। ...
हेवनली स्वॉर्ड विला के अंदर लोन स्वॉर्ड ने वांग हाओ और लियाओ युनचुवान के आने के स्वागत के लिए एक शानदार लंबी टेबल पर दावत तैयार की थी। लेकिन लंबी टेबल पर कोई भी अपनी चॉपस्टिक नहीं छू रहा था। सबकी नज़रें छोटी लड़की जियांग पर टिकी थीं। जिस तेजी से वह बड़े बड़े कौर चबा रही थी, उसे देखना सच में डरावना था। उसे इंसान नहीं माना जा सकता था। हाँ, अब यह एक अच्छी बच्ची है, खाने को लेकर नखरे नहीं करती। जियान ताइफेंग जोर से हंसा और अपने पास रखी सभी स्वादिष्ट डिशेस को जियांग के सामने कर दिया। उसे इस सीधी सादी छोटी लड़की से एक अजीब सा लगाव था, खासकर जियांग की नेचुरली प्यारी मुस्कान, जिससे लोग खुश हो जाते थे। थैंक यू ग्रैंडपा। जियांग मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराई, फिर अपना सिर खाने में दबाकर पेट भरकर खाती रही। लियाओ युनचुवान ने भौहें चढ़ाईं। क्या ये वही ओवरलॉर्ड ग्लूटन हो सकती है जिसे सभी बड़े शेफ चाहते हैं? ओवरलॉर्ड ग्लूटन। वांग हाओ ने जियांग को खाली नज़रों से देखा। क्या इतना बढ़िया टाइटल जियांग के लिए था? लोन यांग ने एक पल के लिए सोचा, बड़े शेफ के हिसाब से यह अपनी जवानी के पूरे यौवन में एक जवान लड़की है। उसका पेट एक पेटू जैसा है। जब भी वह आती है तो वह एक 5 स्टार होटल को कंगाल कर सकती है और बाद में पैसे भी नहीं देती। ये पूरी तरह से डाइनिंग एंड डैशिंग जैसा है, इसीलिए उसे ओवरलॉर्ड ग्लूटन का टाइटल मिला। लियाओ युनचुवान ने सिर हिलाया। हालांकि बड़े होटलों ने आखिरकार इस ओवरलॉर्ड ग्लूटन को अंदर आने से रोक दिया था, लेकिन वह रात के अंधेरे में चुपके से खाना खाने के लिए अंदर आ जाती थी। इस तरह उसने अकेले ही 300 से ज़्यादा 5 स्टार होटलों को कंगाल कर दिया। इसलिए कई बड़े होटलों के पास अपने फ़ायदे को देखते हुए पैसे जमा करने और एडवेंचरर गिल्ड में मिशन पोस्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था इस ओवरलॉर्ड ग्लूटन को ख़त्म करने की उम्मीद में। 300 से ज़्यादा। वांग हाओ ने तुरंत थूका। उसे अचानक एहसास हुआ कि जियांग के लिए उसने जो 17 या 18 शेफ तैयार करने का प्लान बनाया था, वे पूरी तरह से नाकाफ़ी लग रहे थे। हालांकि जियांग ने ऐसा नहीं सुना कि सब उसके बारे में बात कर रहे थे। वह बड़े बड़े कौर खाती रही और वह बहुत खुशी से खाती रही। तभी एक नौकर तेजी से लोन स्वॉर्ड के पास गया और फुसफुसाया, मास्टर, ये बुरा है। बड़ी ताकतों के कई जवान मास्टर और लेडीज बाहर आ गए हैं। उन्होंने खास तौर पर मार्शल से मिलने के लिए कहा है। लियाओ युनचुवान ने आराम से रेड वाइन का एक घूंट लिया। वांग हाओ, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपनी खजाने की बात मान लो। नहीं तो बाहर के लोगों से बात करना उतना आसान नहीं होगा जितना मुझसे है। वांग हाओ मुस्कुराया, सच कहूं तो चाहे एक आ रहा हो या 1000, वे सब मेरे लिए बेकार हैं। लियाओ युनचुवान जोर से हंसा। वांग हाओ, सब जानते हैं कि तुम्हारी लड़ने की ताकत कितनी मजबूत है। ये भी कहा जा सकता है कि पूरे इंटरस्टेलर फेडरेशन में तुम्हारे जैसे लेवल के लोगों में से कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। इसलिए तुमसे निपटने के लिए बड़ी ताकतों ने मिलकर 300,000 मार्शल सेक्ट तैयार किए हैं। फफ्त। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वांग हाओ ने अपने मुंह में रखी रेड वाइन थूक दी। इन लोगों को इतना बड़ा होने की जरूरत नहीं है ना? 300,000। तुम सच में मुझे बहुत मानते हो? वांग हाओ ने मजाक उड़ाया। लेकिन अगर 3 मिलियन लोग भी होते तो मैं इसे एक डोनफेंग मिसाइल से हल कर सकता था। लियाओ युनचुवान के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। क्योंकि तुमने पुराने खंडहरों में डोनफेंग मिसाइल का इस्तेमाल किया था, इसलिए इंटरस्टेलर फेडरेशन के पूरे ऊंचे तबके ने एकमत होकर यह फैसला किया कि अगर तुमने इंटरस्टेलर फेडरेशन में फिर से लेवल 5 डैमेज वाले हथियार का इस्तेमाल करने की हिम्मत की तो तुम पर मार्शल आर्ट्स बैन लगा दिया जाएगा। मार्शल आर्ट्स बैन? वांग हाओ ने भौहें चढ़ाईं। लियाओ युनचुवान ने समझाया, इस मार्शल आर्ट्स बैन का मतलब है कि जब तक तुम लेवल 5 डैमेज वाला हथियार इस्तेमाल करने की हिम्मत करोगे, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तुम लोग सच में मुझसे निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ते, वांग हाओ ने ठंडी आवाज में कहा। लियाओ युनचुवान ने मासूमियत से कंधे उचकाए। कोई और रास्ता नहीं है। आमने सामने की लड़ाई में कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता और कोई तुम्हारी बेरहमी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए हम सिर्फ यही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बच्चे वांग हाओ, तुम कमाल के हो। जियान ताइफेंग ने अपनी दाढ़ी सहलाए और जोर से हंसा। मैं 3000 साल से ज्यादा जिया हूं और अनगिनत जीनियस देखे हैं, लेकिन तुम्हारी तुलना में वे सब बेकार हैं। वांग हाओ ने मुंह बनाया। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई, बूढ़े आदमी? बेशक मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं। जियान ताइफेंग हंसा। मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि क्या तुम इस स्थिति से लड़कर बाहर निकल सकते हो। लियाओ युनचुवान ने हल्के से मजाक उड़ाया। भले ही वांग हाओ लड़ाई में अजेय हो, 300,000 मार्शल सैंड्स का सामना करते हुए वह बच नहीं पाएगा। वांग हाओ ने रेड वाइन का एक घूंट लिया। मेरे लिए लड़कर बाहर निकलना कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम बूढ़े आदमी बोर हो और एक शो देखना चाहते हो, तो क्या तुम्हें पहले टिकट के पैसे नहीं देने चाहिए? हाँ, जियान ताइफेंग आसमान की ओर देखते हुए जोर से हंस पड़ा।
जब से मैं दुनिया का सबसे ताकतवर बना हूँ, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे पीटने, धोखा देने और यहाँ तक कि मुझसे फ़ायदे मांगने की हिम्मत की। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वहाँ मौजूद सभी लोगों के पसीने छूट गए। हालांकि जियान ताइफेंग जैसे इन अमर बुजुर्गों ने दुनियादारी देखी थी और जिंदगी में मज़े किए थे, लेकिन वे नई पीढ़ी के साथ छोटी मोटी बातों पर झगड़ा नहीं करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, वे अभी भी इंटरस्टेलर फेडरेशन में टॉप पावर हाउस थे। फिर भी इस आदमी वांग हाओ ने असल में जियान ताइफेंग को पीटा था। यह पागल होने की रिदम थी। बकवास बंद करो, बस ये बताओ कि तुम फायदे दे रहे हो या नहीं, वांग हाओ ने बेसब्री से कहा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग फिर से चौंक गए। यह आदमी असल में पहले बेसब्र हो गया था। क्या उसे पता भी था कि जियान ताइफेंग नाम का क्या मतलब है? जियान ताइफेंग जोर से हंसा, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। उसने हॉल के कोने में रखे आर्मर के एक टुकड़े की ओर इशारा किया। जब तक तुम लड़कर बाहर निकल सकते हो, तब तक ये ब्राइट लाइट आर्मर तुम्हारा है। वांग हाओ ने सिर घुमाकर देखा तो देखा कि आर्मर पुराने स्टाइल का था, ज्यादातर सुनहरे रंग का था और उस पर लाल आउटलाइन थी और हर आर्मर प्लेट बहुत पतली थी, जिससे वह बहुत हल्का लग रहा था। इसके अलावा आर्मर के आर्म्स पर 2 आर्म ब्लेड थे और उनसे निकलने वाली डरावनी रोशनी डरावनी थी। गुयांग ने जल्दी से वांग हाओ के कान में फुसफुसाया, मार्शल, ये ब्राइट लाइट आर्मर अटैक और डिफेंस को जोड़ता है। यह इंटरस्टेलर फेडरेशन के टॉप 10 लेवल 6 एलॉय वेपन में से एक है और इसमें सबसे ज्यादा मटेरियल भी इस्तेमाल होता है। वांग हाओ खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, तुमने अभी यहाँ लेवल 6 एलॉय वेपन रखा है? गुयांग ने सिर हिलाया। सीनियर ताइफेंग यहीं पेगासस स्टार पर हैं। अगर किसी ने ब्राइट लाइट आर्मर चुराने की हिम्मत की तो उसके पास स्पेस जेम होने पर भी वह बच नहीं पाएगा। वांग हाओ ने ब्राइट लाइट आर्मर से थोड़ी दूर दीवार पर लटकी एक ऑटोमेटिक गन पर नजर डाली, सोचा कि यह डॉन ऑटोमेटिक गन ही होगी। मुझे आखिरकार समझ आया कि ज़िरोंग जुवान ने डॉन पर नजर डालने की हिम्मत क्यों की। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया और हंसा। उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह जगह, जो बिना गार्ड वाली लगती थी, असल में सबसे ऊंचे लेवल के डिफेंसिव तरीके थे। बच्चे वांग हाओ, क्या ये ब्राइट लाइट आर्मर ठीक रहेगा? जियान ताइफेंग ने अपनी दाढ़ी सहलाए और मुस्कुराया। वांग हाओ ने सिर हिलाया। बहुत खुश हूँ। याद रखना कि जब मैं तियानबे यूनिवर्सिटी सुरक्षित लौट जाऊं तो इसे मुझे मेल कर देना। जियान ताइफेंग हंसा। ज्यादा मत सोचो, बच्चे। सभी 300,000 मार्शल सेंट बाहर हैं। जब तुम उनका घेरा तोड़ दोगे तो बात करते हैं। वांग हाओ कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया। 5 दिनों के अंदर मैं पक्का बाहर निकल जाऊंगा और सुरक्षित तियानबे यूनिवर्सिटी लौट आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने का इंतजार करूंगा। जियान ताइफेंग जोर से हंसा, फिर वहां से गायब हो गया। लियाओ युनचुवान ने वांग हाओ को जलन और नफरत से भरी आंखों से देखा। जियान ताइफेंग ने न सिर्फ वांग हाओ की पिछली बदतमीजी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इनाम के तौर पर ब्राइट लाइट आर्मर का भी इस्तेमाल किया। कोई बेवकूफ़ भी देख सकता था कि वांग हाओ के बारे में उसकी सोच बहुत अच्छी थी। और इतने पुराने शैतान का साथ पाने का मतलब था कि वांग हाओ का सपोर्ट और भी मजबूत हो गया था। सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि जियान ताइफेंग असल में ब्राइट लाइट आर्मर वांग हाओ को देना चाहता था। ये जानना जरूरी है कि यह पहली पीढ़ी के प्रेसिडेंट का आर्मर था और सही मायने में उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस का होना चाहिए था। बदकिस्मती से पहली पीढ़ी के प्रेसिडेंट ने मिल्की वे गैलेक्सी को एक करने के बाद ब्राइट लाइट आर्मर एक भरोसेमंद आदमी को दे दिया और आखिर में ये जियान ताइफेंग के हाथ लग गया। हालांकि जब उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस को पता चला तो उन्होंने कई बार जियान ताइफेंग से ब्राइट लाइट आर्मर वापस खरीदने की कोशिश की, लेकिन जियान ताइफेंग को दुनियावी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और यह डील कभी पूरी नहीं हुई। लियाओ युनचुवान की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। इस बार वांग हाओ बिल्कुल नहीं बच पाएगा। उसे न सिर्फ ब्राइट लाइट आर्मर नहीं मिलेगा, बल्कि उसे खंडहरों में मिले खजाने भी उगलने होंगे। तभी जू कियानकिन, लिंग जियाओ, जिया वेई, लेजुवान और दूसरे लोगों के साथ जवान लड़कों और लड़कियों का एक बड़ा ग्रुप अंदर आया। जूनियर ब्रदर, तुम ठीक हो? लिंग जियाओ आगे बढ़ा और चिंता से पूछा। वांग हाओ ने कंधे उचकाए। मैं अच्छा खाता हूँ, चैन की नींद सोता हूँ, क्या गड़बड़ हो सकती है? यह अच्छी बात है। लिंग जियाओ ने राहत की सांस ली। वांग हाओ, अगली बार जब हम डोनफेंग मिसाइल लॉन्च करेंगे तो क्या तुम हमें पहले से बता सकते हो? जिया वेई ने गुस्से से वांग हाओ को घूरा। हालांकि पिछली बार वे तेजी से भागे थे, फिर भी उनके स्पेसशिप पर असर पड़ा था। अगर समय रहते उनके पास लैंड करने के लिए कोई पास का ग्रह न होता तो उनका स्पेसशिप स्पेस में ही टूट जाता। मुझे लगता है कि जूनियर ब्रदर के लिए भविष्य में इसे दोबारा इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। लिंग जियाओ ने ताने से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसने भी मार्शल आर्ट्स बैन के बारे में सुना था। वांग हाओ ने मुंह बनाया। अगर मैं इसे इस्तेमाल करना चाहता हूं तो क्या मुझे किसी और की परमिशन चाहिए? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अंदर आए सभी लोगों के चेहरे तुरंत काले पड़ गए।
इस आदमी का क्या मतलब था? क्या मार्शल आर्ट्स बैन उस पर लागू नहीं होता? लियाओ युनचुआन ने गहरी सांस ली और कहा, वांग हाओ, ज्यादा घमंडी मत बनो। हालांकि सीनियर जियान तुम्हें बहुत मानते हैं, लेकिन अगर तुम बहुत आगे बढ़ गए तो भी ऐसे लोग हैं जो तुमसे निपट सकते हैं। आखिर इंटरस्टेलर फेडरेशन में सिर्फ एक सीनियर जियान नहीं है। वांग हाओ शरारत से मुस्कुराया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम ओल्ड मैन जियान को नीचा दिखा रहे हो? खांसी खांसी। लियाओ युनचुआन का गला तुरंत भर आया। ये बदमाश इतना परेशान कैसे कर सकता है? इस इंटरस्टेलर फेडरेशन में कौन जियान ताइफेंग को नीचा दिखाने की हिम्मत करेगा और जियान ताइफेंग नाम को नज़रअंदाज करेगा? लिंग जियाओ और बाकी लोग कंफ्यूज थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि सीनियर जियान कौन है। उन्हें एक बात समझ आ रही थी, और वह ये कि इस आदमी वांग हाओ को एक और स्पोर्टर मिल गया था। और इस स्पोर्टर के साथ भले ही वह इंटरस्टेलर फेडरेशन में डोंगफेंग मिसाइल लॉन्च करे, बड़ी ताकतें उसका कुछ नहीं कर पाएंगी। ये सोचकर लिंग जियाओ और बाकी लोग हैरान रह गए। बड़ी ताकतों द्वारा जारी मार्शल आर्ट बैन को नज़रअंदाज करने के लिए इस आदमी का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। हेवनली स्वॉर्ड विला के बाहर एक घनी भीड़ जमा हो गई। 3 लाख सैनिकों ने हेवनली स्वॉर्ड विला को इतनी कसकर घेर लिया था कि एक मच्छर भी बिना उसके जेंडर की जांच किए नहीं उड़ सकता था। अचानक एक दुखद चीख सुनाई दी। पीछे पीछे कई और दुखद चीखें गूंजीं। जल्दी से अपनी शील्ड लगाओ, बॉल शैटरिंग डेमन फिर से आ गया है, किसी ने चिल्लाया, और 3 लाख सैनिक जल्दी से नीचे बैठ गए, अपने अंडों को बचाते हुए और अपनी एनर्जी शील्ड को एक्टिवेट करते हुए। वांग हाओ, जो हेवनली स्वॉर्ड विला की दीवार पर बैठा था, इस सीन को देखकर निराशा में सिर हिलाया, फिर एक स्नाइपर राइफल कंधे पर रखी और नीचे कूद गया। लिंग जियाओ, जो जमीन पर था, कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। क्योंकि बाहर के 3 लाख सैनिकों ने हेवनली स्वॉर्ड विला के अंदर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वांग हाओ अंदर ही छिपा रहा। उसने बाहर मार्शल सैक्स के अंडों को दूर से निशाना बनाने के लिए एक स्नाइपर राइफल का भी इस्तेमाल किया। उसकी समझ के हिसाब से 2 दिनों में जब वांग हाओ हेवनली स्वॉर्ड विला में रुका था तो उसने कुल 10,000 लोगों के अंडे बुरी तरह खा लिए थे। दूसरे शब्दों में 2 दिनों में वांग हाओ ने 10,000 हिजड़े बना लिए थे। उसे पक्का होलसेल हिजड़ा डीलर कहा जा सकता था। ये लोग अब स्मार्ट हो रहे हैं। मेरे 2 शॉट फायर करते ही ये तुरंत रिएक्ट करते हैं। अब मज़ा नहीं आता। वांग हाओ बहुत दुखी होकर बुदबुदाया। लिंग जियाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जूनियर ब्रदर, खेलना बंद करो। चलो आगे निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। गुयांग ने साइड में बार बार सिर हिलाया। मार्शल, हालांकि आपके तरीके से दुश्मनों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन यह मत भूलना, सीनियर स्वॉर्ड मैडमैन के साथ आपका एग्रीमेंट है कि आपको 5 दिनों के अंदर आगे निकलना होगा। आगे बढ़ना तो छोटी बात है, मैं सोच रहा हूं कि डॉन को कैसे हासिल करूं। वांग हाओ ने मुंह बनाया। गुयांग हैरान रह गया। मेरे मार्शल, आपने अभी तक डॉन को क्यों नहीं छोड़ा? वांग हाओ ने आंखें घुमाईं। मैंने कब कहा कि मैंने डॉन को छोड़ दिया है? गुयांग ने अपनी कनपटी रगड़ी। उसे सिरदर्द होने लगा। असल में जब वांग हाओ ने डॉन के बारे में पूछा तो उसने वांग हाओ को साफ साफ बताया था कि डॉन को छुआ नहीं जा सकता, और यह भी कहा जा सकता है कि जो कोई भी उसे छुएगा वह मर जाएगा। क्योंकि डॉन स्वॉर्ड मैडमैन की मरी हुई पत्नी की मैचिंग गन थी, और यह स्वॉर्ड मैडमैन का रूहानी सहारा थी, उसके खोए हुए प्यार की एक यादगार चीज़। अगर किसी ने सच में डॉन को छूने की हिम्मत की तो बेशक एक बड़ा भूकंप आ जाएगा। उसने सोचा कि वांग हाओ को ये बताने से वांग हाओ हार मान लेगा, लेकिन किसे पता था कि वांग हाओ ने अभी भी हार नहीं मानी थी और सिर्फ डॉन के लिए 2 दिन हेवनली स्वॉर्ड विला में रुका था। जूनियर ब्रदर, आप इसे बिल्कुल नहीं छू सकते, लिंग जियाओ ने सीरियस होकर कहा। वांग हाओ ने मुंह बनाया। अगर डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसे छू सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? लिंग जियाओ का गला रुंध गया और वह बोल नहीं पा रहा था। क्या इन दोनों चीज़ों की तुलना की जा सकती है? हालांकि डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर मार्शल सेंट 7 डीमंस था, लेकिन वे हमेशा डेवलप नहीं हो पाए क्योंकि सभी ताकतें उन्हें नापसंद करती थीं। और डेवलप न हो पाने की इस नाकामी की वजह से सीधे तौर पर उनकी इंटेलिजेंस क्षमताओं की कमी हो गई। इसलिए वे सिर्फ ये पता लगा सके कि डॉन हेवनली स्वॉर्ड विला में था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि स्वॉर्ड मैडमैन भी प्लैनेट हेवनली हाउस पर था, और डॉन एक खजाना था जिसे स्वॉर्ड मैडमैन ने हेवनली स्वॉर्ड विला को सौंपा था। अगर डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पता होता कि डॉन स्वॉर्ड मैडमैन का है तो वे 10 गुना हिम्मत करके भी इसे छूने की हिम्मत नहीं करते। इस समय जिया वेई ज्यादा दूर नहीं दिखाई दिया, उसके पीछे लियाओ यून नदी थी। लिंग जियाओ ने गुस्से में कहा, ये लियाओ यून नदी सच में कुछ खास है। इसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन अब यह वेई के पीछे पड़ा है। वांग हाओ ने लिंग जियाओ को गुस्से से देखा। इस आदमी को पता नहीं था कि उसने किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ हुकअप करना किससे सीखा, और अब जब उसने उसे पकड़ लिया था तो वह शायद मन ही मन खुश था। लेकिन वह अभी भी यह एक्सप्रेशन बना सकता था, वह सच में एक पूरा बदमाश था।
जिया वेईवेई ने अपने पीछे लियाओ यून नदी पर चिल्लाया, मैंने कहा था कि तुम परेशान करने वाली हो, क्या तुम बस जा सकती हो? मिस वेईवेई, मैं सच में आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहती थी, लियाओ यून नदी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। भागो, जिया वेईवेई ने गुस्से में कहा, फिर वांग हाओ की ओर चल दिया। वांग हाओ ने लिंग जियाओ को धक्का दिया और पूछा, सीनियर ब्रदर, जिया वेईवेई की क्या पहचान है कि वह इस प्रेसिडेंट के बेटे को इतना बेचारा दिखा सकती है और फिर भी लगातार उसका पीछा कर रही है? लिंग जियाओ ने धीरे से कहा, जूनियर ब्रदर, मैं आपको ये कम समय में नहीं समझा सकता। आपको बस ये जानना होगा कि जिया वेईवेई का बैकग्राउंड बहुत डरावना है। इतना डरावना? वांग हाओ ने पूछा। लिंग जियाओ ने जोर से सिर हिलाया, बहुत डरावना। वांग हाओ, मुझे एक बंदूक दो, जिया वेईवेई ने नाक सिकुड़ी और बंदूक के लिए अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया। तुम्हें बंदूक किस लिए चाहिए? वांग हाओ ने अपने हाथ में स्नाइपर राइफल जिया वेईवेई को दे दी। ये लड़की आज भी बॉल शैटरिंग डेमन बनने वाली है, जिया वेईवेई ने ठंडी आवाज में कहा और लियाओ यून नदी के निचले हिस्से पर निशाना साधा। हे भगवान, जैसा कि एक हिंसक लोली से उम्मीद की जाती है, वह बहुत ज्यादा खूंखार है। वांग हाओ ने ये सीन दिलचस्पी से देखा। लियाओ यून नदी धीरे से हंसी, जल्दी से अपनी एनर्जी शील्ड एक्टिवेट की और फिर भी मुस्कुराती रही। लिंग जियाओ ने वांग हाओ को खींचा और फुसफुसाया, जूनियर ब्रदर, मुझे लगता है कि यह आदमी भी लड़कियों को पटाने का तुम्हारा सबसे बड़ा सीक्रेट जानता है। वांग हाओ ने मुंह बनाया, यह आदमी लड़कियों को कैसे पटा सकता है? वह पहले औरतों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने स्टेटस पर भरोसा करता था। अब वह बिना किसी टेक्निक के उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। गुयांग ने सिर हिलाया, इतना लगातार परेशान करने से मिस जिया वेईवेई को उससे पूरी तरह चिढ़ हो गई है, इसलिए मिस जिया वेईवेई को सफलतापूर्वक पटाने की उसकी संभावना 0 है। देखो, अभी भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं। वांग हाओ ने गुयांग को देखा और एक भान उठाए, भाई गु, तुम्हें औरतों की गहरी समझ है ना? गुयांग ने विनम्रता से कहा, दुनिया में अनगिनत औरतें हैं, लेकिन सिर्फ 6 ही मेरी जान ले सकती हैं। 6? लिंग जियाओ हैरान रह गया। इसका क्या मतलब था? मेरा आदर, भाई गु का दिमाग बहुत बड़ा है। वांग हाओ ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और कहा, मेरा दायरा तुम्हारे दायरे से थोड़ा ऊपर है। ये 6 औरतें मेरे लिए पागल हो जाएंगी। शानदार, शानदार, मार्शल सच में एक वर्सेटाइल जीनियस हैं, गुयांग ने तारीफ करते हुए कहा, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करना, मुझे भविष्य में आपसे गाइडेंस लेनी होगी। लिंग शियाओ पूरी तरह हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। शिया वेईवेई खुद को रोक नहीं पाए और उत्सुकता से पूछा, कौन सी 6 औरतें तुम्हारी जान ले सकती हैं? गुयांग थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। मर्दों के लिए इस बारे में बात करना ठीक था, लेकिन एक लड़की के सामने ये बातें कहना सच में गलत था। वांग हाओ ने धीरे से समझाया, भाई गु का मतलब है कि वह खूबसूरत औरतों से मोहित होकर मर सकते हैं, जंगली औरतों से मजे करके मर सकते हैं, नेक औरतों से प्यार करके मर सकते हैं, टैलेंटेड औरतों के जाल में फंसकर मर सकते हैं, अमीर औरतों के हाथों बर्बाद होकर मर सकते हैं, और सरकारी औरतों के हाथों मारे जा सकते हैं। बेशर्म, शिया वेईवेई ने धीरे से बुदबुदाया। उसे इन चीज़ों के बारे में पूछने की इतनी उत्सुकता नहीं दिखानी चाहिए थी। लिंग शियाओ हैरान रह गया। ये 6 औरतें नहीं थीं, ये साफ तौर पर 6 तरह की औरतें थीं, और इनमें दुनिया की सभी औरतें शामिल थीं। कोई हैरानी नहीं कि वांग हाओ ने कहा कि गुयांग का दिमाग बहुत खुला है। ये तो बस आने वाले हर किसी को स्वीकार करना था। जैसा सोचा था, एक बेशर्म और घटिया इंसान जिसे जिंदगी की कोई समझ नहीं है, लियाओ यून नदी ने तिरस्कार भरे भाव से कहा। वांग हाओ ने अजीब लहजे में कहा, जैसा कि कहा जाता है, जिंदगी को और मज़ेदार बनाने के लिए आपको अपने सिर पर थोड़ा हरा रंग लगाना चाहिए। जवान आदमी, जब तुम्हें जिंदगी की इतनी अच्छी समझ है, तो तुमने कितना हरा रंग लगाया है? गुयांग ने वांग हाओ को तारीफ से देखा। जैसा कि उम्मीद थी, एक ऐसा आदमी जो 6 तरह की औरतों को दीवाना बना सकता है, जब इस टॉपिक की बात आती है, तो वह अनुभव से भरा होता है। तुम? लियाओ युनचुवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लिंग शियाओ ने अजीब सी हंसी हंसी। भले ही उसने लियाओ युनचुवान को धोखा दिया था, लेकिन उसके छोटे भाई को ये पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं थी, है ना? तभी एक ठंडी आवाज सुनाई दी, वांग हाओ। इसके तुरंत बाद गुस्से की एक लहर फैल गई। कौन? वांग हाओ की भौहें तन गईं। इस पल अचानक और अप्रत्याशित रूप से एक बहुत तेज सीटी की आवाज गूंजी। तभी एक काली आकृति एक लंबे इंद्रधनुष की तरह सीधी आगे बढ़ी, और उसी समय एक भयानक तलवार की ऊर्जा ने हवा को चीर दिया और एक दहाड़ के साथ वांग हाओ की ओर बढ़ी। छोटे भाई, लिंग शियाओ बहुत घबरा गया और उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और तेजी से आने वाले वार का सामना किया। वांग हाओ की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज थी, उसका पैर थोड़ा सा हिला और वह उस तलवार से बाल बाल बच गया जो हवा को चीरती हुई गुजरी थी। क्लांग, बिजली की एक चमक में तलवारों के टकराने की तेज आवाज गूंजी और हर जगह चिंगारियां उड़ने लगीं।
लिंग शियाओ का चेहरा पूरी तरह बदल गया। तलवार की धार से जबरदस्त शक्ति का एक झटका आया, जिससे वह कई कदम पीछे लड़खड़ा गया और फिर रुका। तभी वह काली आकृति नीचे उतरी और लिंग शियाओ और बाकी सब कांप उठे। उनके चेहरे गंभीर थे जब उन्होंने उस काली आकृति को देखा। वह एक जवान आदमी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक निशान था, जिससे वह ऐसा लग रहा था जैसे नरक से निकला हुआ कोई राक्षस हो, अविश्वसनीय रूप से भयानक और डरावना। तुम ली युनयांग हो? लिंग शियाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। हालांकि उस व्यक्ति का चेहरा बिगड़ा हुआ था, फिर भी उसने उसे पहचान लिया। वह सच में ली युनयांग ही था। ली युनयांग, तुम्हारे साथ क्या हुआ? शिया वेइवेई ने उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सकी। ली युनयांग का चेहरा भावहीन था और उसने बेपरवाही से कहा, वांग हाओ, तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं प्राचीन खंडहरों से जिंदा बचूंगा, है ना? प्राचीन खंडहर? सब चौंक गए और सबने एक साथ ठंडी सांस ली। क्या ऐसा हो सकता है कि जब वांग हाओ ने प्राचीन खंडहरों में 3 कॉस्मिक मिसाइलें दागीं, तो ली युनयांग तुरंत भागा नहीं, बल्कि प्राचीन खंडहरों के साथ ही नष्ट हो गया? तुम्हारे जिंदा बचने का मुझसे क्या लेना देना है? वांग हाओ ने मासूमियत से कहा। ली युनयांग का चेहरा तुरंत भयानक हो गया और वह दहाड़ा, पुराने खंडहर तबाह हो गए और मैं डायमेंशनल स्पेस में भटकता रहा। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम मरे नहीं, इसलिए मैं अपनी इच्छाशक्ति के दम पर वापस आया। और वापस आने के बाद मैंने अपने चेहरे का निशान नहीं हटाया। ये वह अपमान है जो तुमने मुझे दिया है। मुझे इसे खुद वापस लेना है। तुम कहते हो कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वांग हाओ ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, माफ करना, तुम सच में बहुत कमजोर हो। तुम्हें हराने में कोई उपलब्धि महसूस नहीं होती, इसलिए सच में मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, वहां मौजूद सभी लोग अनजाने में एक कदम पीछे हट गए और इस चालाक आदमी से दूरी बना ली। उसने ली युनयांग को इतना बुरा फंसाया था, फिर भी उसने शुरू से आखिर तक ली युनयांग की आंखों में नहीं देखा था। ये झटका रेडियंट स्टार फेडरेशन में ली युनयांग को मिली यातना से भी ज्यादा गंभीर था। वांग हाओ, अपनी जान दे दो। इस पल ली युनयांग पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा। इस पल उसका पूरा चेहरा अविश्वसनीय रूप से बिगड़ गया था, जैसे वह अपने दिल का सारा गुस्सा अपने हाथ में पकड़ी विशाल तलवार पर निकाल रहा हो। तुरंत विशाल तलवार जोर से घूमने लगी और तलवार की बड़ी बड़ी परछाइयां हवा को चीरती हुई निकलीं, जिससे तेज सीटी जैसी आवाजें आईं। एक दूसरे को काटती हुई तलवार की ऊर्जा और तलवार की परछाइयां आपस में उलझ गईं। साफ तौर पर वांग हाओ को पूरी तरह से फाड़ देने का इरादा था। आसपास के लोगों को ऐसा लगा जैसे वे किसी तूफान में फंस गए हों, वे सांस लेना भी भूल गए। साफ था कि ली युनयांग की शक्ति उनकी समझ से परे थी। हालांकि अगले ही सेकंड में सभी ने आह भरना शुरू कर दिया। अगर वांग हाओ नहीं होता तो ली युनयांग वांग तियानई से भी बड़ा सुपर जीनियस होता और इस युग पर उसी का राज होता। लेकिन वांग हाओ के आने की वजह से इंटरस्टेलर फेडरेशन की सभी युवा पीढ़ी की चमक पूरी तरह से फीकी पड़ गई। भले ही ली युनयांग चांद था, वह सूरज वांग हाओ से मुकाबला नहीं कर सकता था। शोर मत करो। वांग हाओ ने ठंडी सांस ली और उसके अंदर की जबरदस्त शक्ति उसके हाथ में पकड़ी विशाल तलवार में चली गई। हवा का एक भयानक झोंका आया, जिससे जमीन पर बिछी पत्थर की टाइलों की परतें उड़ गईं। उसी समय तलवार की परछाइयां ऊंचे पहाड़ों जैसी थीं, जो कई मीटर के दायरे में खाली जगह को दबाकर उसका आकार बिगाड़ रही थीं। ये नज़ारा देखकर देखने वाले सभी पीछे हट गए। क्लांग! तुरंत धातु के टकराने की एक तेज और चुभने वाली आवाज अचानक सुनाई दी और कई मीटर के दायरे में खाली जगह में एनर्जी की लहरें दौड़ गईं। वांग हाओ की भौहें तन गईं। उसने देखा कि जैसे ही दोनों तलवारें मिलीं, ली युनयांग ने असल में अपना हाथ छोड़ दिया और अपनी विशाल तलवार घुमाने से पैदा हुई टक्कर की ताकत का इस्तेमाल करके उसके वार का सामना किया। और दोनों तलवारें मिलने के बाद उसने फिर से विशाल तलवार पकड़ ली और उससे लड़ना जारी रखा। ली युनयांग बहुत चालाक है। लिंग शियाओ की आंखें अचानक चमक उठीं। वांग हाओ के पास पूरी तरह से बनी हुई हेवनली ओवरलॉर्ड फोर्स थी, जो दोनों तलवारें मिलने पर इस शक्ति को अपने हथियार के जरिए अपने दुश्मन के शरीर में ट्रांसफर कर सकती थी, जिससे उन्हें अचानक चौंकाने का असर होता था। लेकिन ली युनयांग ने सोचा कि जैसे ही दोनों तलवारें टकराएं, वह अपना हाथ छोड़ दे और फिर संपर्क के बाद विशाल तलवार पकड़कर लड़ना जारी रखे। हालांकि ये तरीका आसान लग रहा था, लेकिन ये किसी की नज़र, साथ ही ताकत पर कंट्रोल और रिएक्शन की क्षमता की बहुत ज़्यादा परीक्षा लेता था। और ली युनयांग का इसके बारे में सोचना और इसका इस्तेमाल करना, ये कहा जा सकता है कि वह एक सुपर जीनियस था, लेकिन ये दुख की बात थी कि वह वांग हाओ के ही ज़माने में पैदा हुआ था। बैंग! तभी वांग हाओ का शरीर अचानक एक पलक झपकते ही परछाई की तरह तेजी से आगे बढ़ा। बिजली की एक चमक के साथ उसका बायां हाथ हथेली जैसा हो गया और जोर से ली युनयांग के कंधे पर जा लगा। तुरंत एक भयानक ताकत ली युनयांग के शरीर में तेजी से घुसी, जिससे ली युनयांग वहीं पीछे की ओर उड़ गया और एक खून जमा देने वाली चीख निकली। सच में नतीजा नहीं बदला है। लिंग जियाओ ने ली युनयांग को हमदर्दी भरी नज़र से देखा।
ऐसा नहीं था कि ली युनयान काफ़ी मजबूत नहीं था, बल्कि वान हाओ और भी ज़्यादा अजीब और राक्षसी था। बाकी सब बातों को एक तरफ रख दें तो सिर्फ एकदम सही बना हुआ लाइट स्पीड सटेप ही वान हाओ के दुश्मनों को उसी लेवल की लड़ाइयों में बेबस कर सकता था। वान हाओ ने जो दूसरी एकदम सही बनी हुई मार्शल टेक्निक समझी थी, उनके साथ मिलकर ये बस उसी लेवल के दुश्मनों को कुचल रहा था। इसलिए शुरू से ही ली युनयान की हार तय थी, जब तक कि वह एकदम सही बने हुए लाइट स्पीड सटेप को भी न समझ ले। ली युनयान ने अपनी छाती पकड़ ली और ज़मीन से उठने की कोशिश की। उसने वान हाओ की हेवनली ओवरलॉर्ड फोर्स को तोड़ने की हर कोशिश की थी, लेकिन आखिर में वान हाओ की हथेली ने उसे घायल कर दिया और हेवनली ओवरलॉर्ड फोर्स उसके शरीर में इंजेक्ट हो गई। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? वान हाओ ने बेपरवाही से कहा। इसी समय गुयान का बड़ा भाई गुए पास आया। क्या तुम दोनों मुझे थोड़ी इज्जत दे सकते हो और अभी के लिए रुक सकते हो? वान हाओ ने कंधे उचकाए। मैंने हमेशा तुम्हारे हेवनली स्वॉर्ड विला को इज्जत दी है। बस ये बच्चा यहाँ आया और मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैंने ये चाल चली। बोलने के बाद वान हाओ ने हल्के से अपनी उंगलियां चटकाईं। फट अगले ही सेकंड ली युनयान ने अचानक मुंह से ताज़ा खून थूक दिया। उसका ऑरा तुरंत कमज़ोर हो गया, लेकिन उसकी गहरी आंखें ना चाहते हुए भी थीं। ये सीन देखकर वहां मौजूद सभी लोग तुरंत पीले पड़ गए। वे सच में नहीं देख पा रहे थे कि वान हाओ होस्ट फैमिली को कैसे मुंह दिखा रहा था। वान हाओ का मुंह थोड़ा ऊपर उठ गया। इस बार उसने ली युनयान के शरीर में बहुत सारा हेवनली ओवरलॉर्ड फोर्स इंजेक्ट किया था। अगर यह बच्चा ड्रैगन असेंशन आर्ट भी सीख भी लेता तो भी वह इतने कम समय में उस हेवनली ओवरलॉर्ड फोर्स को बेहतर नहीं बना पाता। डिंग डोंग, होस्ट को दुनिया के सभी बुरे लोगों को मारने के लिए युनयान के पक्के इरादे, न्याय को बनाए रखने की उसकी सोच और न्याय के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करने के उसके महान लक्ष्य को प्रेरित करने के लिए बधाई। तुम्हें 100,000 सिन पॉइंट्स मिले हैं। वान हाओ ने ली युनयान की तरफ देखा जो उसे घूर रहा था और मन ही मन सोचा, इस आदमी को उसने इतनी बार बुली किया है, न सिर्फ उसका मेंटल ब्रेकडाउन नहीं हुआ बल्कि उसने इंसाफ को बनाए रखने का प्लान भी बनाया। यह उससे मौत तक लड़ने की रिदम है। इंसाफ को बनाए रखने की यह सोच क्यों आई और इसका क्या मतलब है? वान हाओ ने सिस्टम को आवाज़ दी और पूछा। सिस्टम टिप: हीरो बनने की दो तरह की ग्रोथ होती है, एक दूसरों के गाइडेंस से हीरो बनने की चाहत से, दूसरा मुश्किलें झेल रहा है, दुनिया को और तकलीफ में नहीं देखना चाहता और अपनी ताकत से हालात बदलने का इरादा रखता है। हीरो, वान हाओ ने त्योरियां चढ़ाईं। तुम्हारा मतलब है इस आदमी में पहले से ही हीरो का प्रोटोटाइप बुनियादी बातें हैं? हाँ, सही है। तकलीफ सहने के बाद ली युनयान के दिल में इंसाफ की कभी न बुझने वाली भावना जाग गई है। वह लोगों के लिए नुकसान को खत्म करने के रास्ते पर चलेगा। वान हाओ ने अपनी थोड़ी खुजाई। तो इस हिसाब से मुझे उसे अभी नहीं मारना चाहिए, बल्कि उसे लोगों के लिए बुराई खत्म करने देना चाहिए, एक हीरो के तौर पर अपनी इज्जत कमाने देना चाहिए और फिर एक जाल बिछाकर उसे सब कुछ गंवाने पर मजबूर करना चाहिए। सिस्टम ने संतुष्टि से कहा। होस्ट आखिरकार पर्दे के पीछे से काम करने वाले एक असली विलेन का असली मतलब समझ गया है, जो एक हाथ से बादल और दूसरे हाथ से बारिश कर देता है। पर्दे के पीछे से काम करना। वान हाओ ने होंठ सिकुड़े। मैंने तो बस ली युनयान को अपनी नज़रों में रखा ही नहीं। डिंग डोंग, ली युनयान को मारने का विचार छोड़ने और हीरो बनाने का गेम खेलने की योजना बनाने के लिए होस्ट को बधाई। आपको सिस्टम मॉल के लिए एक डिस्काउंट कूपन मिला है। सिस्टम मॉल डिस्काउंट कूपन। वान हाओ एक पल के लिए हैरान रह गया। ये फिर से क्या है? ली युनयान की प्रतिभा अपने साथियों के बराबर है और उसका न्याय कभी खत्म न होने वाला है। वह स्वर्गीय ताओ का पसंदीदा बेटा है, सिस्टम ने समझाया। अब जब होस्ट लगातार उसे दबा रहा है, उसे आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं दे रहा है, तो शुरुआती इनाम एक डिस्काउंट कूपन है। हमें उम्मीद है कि होस्ट कड़ी मेहनत करता रहेगा, स्वर्गीय ताओ के पसंदीदा बेटे को परेशान करता रहेगा, उसे जीवन में न्याय के मतलब पर शक करने पर मजबूर करेगा और इनाम पक्के तौर पर शानदार होंगे। स्वर्गीय ताओ का पसंदीदा बेटा। वान हाओ एक पल के लिए हैरान रह गया और उत्सुकता से पूछा, वह क्या है? स्वर्गीय ताओ असली विलेन का स्वाभाविक दुश्मन और नेक इंसान की जन्म देने वाली माँ है, सिस्टम ने समझाया। कोई भी असली विलेन कितना भी शानदार क्यों न हो, आखिर में बुराई अच्छाई पर हावी नहीं हो सकती और वे नेक लोगों के लिए सामान और सप्लाई स्टेशन, लेवल अप करने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट और सफलता के रास्ते में सीढ़ियां बन जाएंगे। वान हाओ ने अपनी थोड़ी खुजाई। मन में सोच रहा था, यह आदमी बहुत देर से बकवास कर रहा है। वह बस यही कहना चाहता था कि जब तुम स्वर्गीय ताओ के पसंदीदा बेटे को देखो तो तुम्हें उसे परेशान करना चाहिए और उसे जान से मार देना चाहिए। अगर मौका मिले तो उसके बेटे को भी गलत रास्ते पर ले जाओ। इस तरह न सिर्फ बहुत सारे पाप पॉइंट मिलेंगे, बल्कि तरह तरह के डिस्काउंट इनाम भी मिलेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो ली युनयान जैसा स्वर्ग के रास्ते का पसंदीदा बेटा एक गेम में छोटे बॉस जैसा है, और जब तक आप उसे नहीं मारते आप अनलिमिटेड खजाने और एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं, जो सच में बहुत बढ़िया है ना?
बेशक अगर वह ली युनयान को मार देता तो शायद एक बड़ा धमाका होता, लेकिन सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारना साफ तौर पर उसके ज़्यादा से ज़्यादा फायदे उठाने के मकसद से मेल नहीं खाता। सिस्टम टिप: होस्ट को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नेक लोग बड़े दानव राजा को हराने से पहले छोटे राक्षसों से लड़कर लेवल अप करते हैं। अगर होस्ट इस हद को अच्छे से कंट्रोल नहीं करता है तो बहुत मुमकिन है कि नेक इंसान पलटवार करके मार डालेगा। पलटवार करके मार डालेगा। वांग हाओ हंसे बिना नहीं रह सका। मेरे पास पेड चीट है और मुझ में और इन नेक लोगों में जो सिर्फ फ्री चीट्स इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वे मुझे पलटवार करके मारना चाहते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। होस्ट सही कह रहा है, ये सिस्टम पेड है, इसलिए स्वाभाविक रूप से पेड होने के फ़ायदे हैं। यह उन नेक लोगों से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़िया है जो जीने के लिए स्वर्ग के रास्ते से मिली किस्मत पर निर्भर रहते हैं। सिस्टम ने बहुत इतराते हुए कहा। किस्मत? वह फिर क्या है? वांग हाओ ने उत्सुकता से पूछा। सिस्टम ने समझाया, किस्मत यानी भाग्य। इसे स्वर्ग का रास्ता ब्रह्मांड के हर जीव को बांटता है। कुछ जीवों के पास बहुत ज़्यादा होती है, जैसे वे पसंदीदा बेटे जिन्हें बाहर जाने पर अनगिनत सुंदरियां और बहुत सारे खजाने मिलते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास बहुत कम किस्मत होती है और वे घर पर ठंडा पानी पीते हुए भी दम घुटने से मर सकते हैं। तो क्या मेरे पास बहुत ज़्यादा किस्मत है? वांग हाओ पूछे बिना नहीं रह सका। होस्ट के पास सिस्टम है, इसलिए आपके पास किस्मत नहीं है, सिस्टम ने दिलासा दिया। होस्ट को सिर्फ गैलेक्टिक आर्कविलेन बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी है, फिर स्वर्ग के रास्ते को खत्म करना और किस्मत को कंट्रोल करना कोई समस्या नहीं होगी। वांग हाओ ने सिर हिलाया। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस डिस्काउंट कूपन से क्या खरीदना चाहिए? सिस्टम सुझाव देता है कि होस्ट वाइट टाइगर बॉडी खरीद सकता है। असली कीमत 3 बिलियन सिन पॉइंट्स है और सिस्टम की डिस्काउंटेड कीमत 300,000 सिन पॉइंट्स है। हे भगवान! वांग हाओ ने कसम खाई, 3 बिलियन की कीमत अब सिर्फ 300,000 सिन पॉइंट्स रह गई है। इससे उसका मन किया कि वह तुरंत जाकर हेवनली डाओ के किसी और पसंदीदा बेटे को ढूंढे और वह तब तक उन्हें परेशान करता रहेगा जब तक उन्हें अपनी जिंदगी पर शक न होने लगे। सिस्टम टिप: स्वर्गीय ताओ के पसंदीदा बेटे मुश्किल से मिलते हैं। जब होस्ट उनसे मिले तो आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें अपनी जिंदगी पर शक करवाना चाहिए और उन्हें दुनिया के लिए नफरत का निशाना बनाना चाहिए। धत तेरे की, तुम इतनी अजीब बात भी कह सकते हो। वांग हाओ को अपने दिल में शक होने लगा, यह आदमी स्वर्गीय ताओ के पसंदीदा बेटों के खिलाफ इतना पक्षपाती क्यों है? कहीं उसे स्वर्गीय ताओ से कोई दुश्मनी तो नहीं है? नहीं तो वह उनके पसंदीदा बेटों को इस तरह क्यों सताएगा? ये सिस्टम नियमों के अनुसार काम करता है और कभी भी पर्सनल दुश्मनी में दखल नहीं देता, सिस्टम ने गंभीरता से कहा। वांग हाओ ने होंठ सिकोड़े। अगर वह इस आदमी की बातों पर विश्वास करता तो वह बेवकूफ़ होता। मुझे वाइट टाइगर बॉडी की जानकारी दिखाओ। वाइट टाइगर बॉडी, कत्लेआम का राजा, खून के साथ जितना ज़्यादा लड़ोगे उतने ही बहादुर बनोगे। इस्तेमाल करने के बाद आप खून की एनर्जी को सोखकर शारीरिक थकान को तेज़ी से पूरा कर सकते हैं, जिससे जितना ज़्यादा लड़ोगे उतने ही बहादुर बनने का असर होगा। हे भगवान! क्या यह मुझे अकेले 300,000 मार्शल सेक्ट्स को चुनौती देने का मौका दे रहा है? वांग हाओ ने अपनी आंखें फाड़कर अपने सामने की जानकारी को देखा। हालांकि उसे पता था कि वाइट टाइगर बॉडी, जिसकी कीमत असल में 3 बिलियन सिन पॉइंट्स थी, ज़रूर ज़बरदस्त होगी, लेकिन उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी ज़बरदस्त होगी। ये तो बस एक न मरने वाला कॉकरोच है। नहीं, यह एक न मरने वाला युद्ध देवता है, युद्ध के लिए पैदा हुआ एक हत्यारा देवता। वाइट टाइगर बॉडी के गुणों को देखने के बाद वांग हाओ अपने दिल की एक्साइटमेंट को दबा नहीं पाया और जल्दी से सबसे कहा, मुझे अचानक कुछ समझ आया है, इसलिए मैं पहले कल्टीवेशन के लिए वापस जाता हूँ। इतना कहकर वहां मौजूद सभी लोगों के हैरान चेहरों को नज़रअंदाज करते हुए वह तेजी से अपने कमरे की ओर भागा। हे भगवान! क्या ये छोटा भाई लोगों को जीने नहीं देगा? लिंग शियाओ कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने अभी अभी ली युनयान को पूरी तरह से हराया था और तुरंत उसे कुछ समझ आ गया। क्या इतना निराश करना सच में ठीक है? इंटरस्टेलर फेडरेशन का पहला जीनियस सच में बहुत डरावना है। गुयांग ने गहरी सांस ली, अपने अंदर की भावनाओं को शांत किया। हालांकि उसका दिल एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। वह अब वांग हाओ की सेना में एक जनरल था। जब तक वह वांग हाओ के नक्शे कदम पर चलता रहेगा, वह निश्चित रूप से इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएगा। मैं भी साधना करने जा रहा हूँ। गुए ने वांग हाओ की पीठ को ध्यान से देखा, फिर मुड़ा और चला गया। गुयांग ने सिर हिलाया और बुदबुदाया, भाई तुम इतने जिद्दी क्यों हो? लियाओ युनचुवान ने माथे पर शिकन डाली और धीमी आवाज में बुदबुदाया, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि हेवनली फायर कंपनी और पोशन गिल्ड वांग हाओ को इतना बचाते हैं। ये टैलेंट सच में बहुत खतरनाक है। तो फिर हमारे प्रेसिडेंशियल पैलेस को क्या करना चाहिए? दुश्मन बने या दोस्त? वांग हाओ। ली युनयांग मुश्किल से खड़ा हो पाया, दांत पीसते हुए उसने वांग हाओ को जाते हुए देखा।
उसने कसम खाई कि वह वांग हाओ को खत्म कर देगा और दुनिया में शांति वापस लाएगा। इसी सोच के साथ ली युनयांग लंगड़ाते हुए हेवनली स्वॉर्ड विला से बाहर निकला। उसे साधना करनी थी और भी ज़्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करनी थी और दुनिया के विलेन को अपनी तरक्की के लिए सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करना था। वे दोनों लड़के अजीब हैं, मुझे भी कड़ी मेहनत करनी होगी, जिया वेइवेई ने बड़बड़ाया, वापस जाकर साधना करने का इरादा करते हुए। लियाओ युनचुवान तेजी से उसके पीछे गया, जिया वेइवेई को अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित। जिया वेइवेई का चेहरा काला पड़ गया, उसे लगा कि वह इस लगातार परेशानी से बिना किसी खास चाल के छुटकारा नहीं पा सकेगी। लियाओ युनचुवान, क्या तुम सच में मेरा पीछा करने की सोच रहे हो? जिया वेइवेई के होंठ मुड़े, जिससे उसके नुकीले छोटे दांत दिखे। लियाओ युनचुवान ने बार बार सिर हिलाया, मैं सिर्फ मिस जिया से शादी करूंगा। जिया वेइवेई ने लियाओ युनचुवान को हमदर्दी भरी नज़र से देखा और अचानक पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ली युनयान को वांग हाओ ने इतनी बुरी तरह से धोखा क्यों दिया? लियाओ युनचुवान ने सिर हिलाया, ये बताते हुए कि उसे नहीं पता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ली युनयांग ले जुवान का पीछा कर रहा था और वांग हाओ बहुत पजेसिव है। वह बिल्कुल भी किसी दूसरे आदमी को अपने आसपास की औरतों पर नज़र डालने नहीं देगा। जिया वेइवेई ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग हाओ को मिस ले जुवान पसंद है, लेकिन इसका तुमसे क्या लेना देना? लियाओ युनचुवान ने हैरान होकर पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है, इसका मुझसे क्या लेना देना? जिया वेइवेई ने अपनी आवाज़ ऊंची की, उस कमीने ने सबके सामने मुझे 2 बार किस किया। 2 बार? लियाओ युनचुवान को अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जबकि उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर वह शिया वेइवेई का पीछा करता तो वह शिया परिवार का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी भविष्य की जगह पक्की कर सकता था। लेकिन ऐसा करने से वह निश्चित रूप से वांग हाओ को नाराज कर देता। और ली युनयान की दुखद कहानी ने साबित कर दिया था कि वांग हाओ की चालाकी बहुत खतरनाक थी, वह असल में एक सुपर दानव राजा था। अगर वांग हाओ सच में उसे निशाना बनाता तो क्या वह सच में बच पाता? कुछ अंदरूनी कश्मकश के बाद लियाओ युनचुवान ने फिलहाल वांग हाओ को परेशान न करने का फैसला किया और पहले हालात को देखने का चुनाव किया। ये सोचकर लियाओ युनचुवान मुड़ा और चला गया, अब शिया वेइवेई का पीछा नहीं कर रहा था। यह आदमी कितना डरपोक है ना? शिया वेइवेई ने मुंह बनाया। लिंग शियाओ ने हल्की मुस्कान दी। इस जवान लड़की के वांग हाओ का नाम लेने पर कौन सा आदमी डरपोक नहीं बनेगा? क्या वह सच में ली युनयांग जैसा बनना चाहता था, जिसकी पीठ पर हमला हुआ, अंकुश टूट गए और फिर एक बदसूरत लेकिन प्रेरणादायक सफर? छोटी लड़की शिया, क्या ये तुम्हारे लिए बाहर लोगों को धोखा देने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत नहीं है? वांग हाओ अचानक शिया वेइवेई के पीछे आ गया। शिया वेइवेई चौंक गई, क्या तुम एकांत में नहीं गए थे? तुम वापस क्यों आ गए? वांग हाओ ने मासूमियत से कंधे उचकाए, मेरा एकांतवास खत्म हो गया है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि मेरी साधना पहले ही मार्शल सॉवरेन लेवल 4 तक पहुंच गई है? असल में वांग हाओ ने खुद भी उम्मीद नहीं की थी कि व्हाइट टाइगर बॉडी को पूरी तरह से बदलने में सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे और उसकी साधना भी एक लेवल ऊपर चली जाएगी। सच में सिस्टम से बनी चीजें बेजोड़ सर्विस देती हैं। यह क्या, तुम मजाक कर रहे हो? लिंग शियाओ और गुयांग ने हैरानी से वांग हाओ को देखा। ड्रग्स के साथ भी इतने कम समय में लेवल पार करना मुमकिन नहीं होना चाहिए। वांग हाओ ने एक भान उठाई, छोटी लड़की शिया, क्योंकि तुमने कहा कि मैं पॉसेसिव हूं, तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें पैक करके आज रात घर ले जाऊं, ठीक है? शिया वेइवेई ने वांग हाओ को घूर कर देखा, गुस्से में। वांग हाओ, मुझे सिर्फ खूबसूरत लड़कियों में दिलचस्पी है। मुझे तुम्हारे जैसे बदबूदार मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे बारे में सोचना भी मत। धत तेरे की, शिया वेइवेई, तुम इतनी बेहुदा बात कैसे कह सकती हो? वांग हाओ ने नफरत भरी नज़र से कहा, वैसे भी लड़कियां कम हैं और तुम अंदर ही अंदर खपत करने की सोच रही हो। दुनिया के सारे सिंगल लड़के कैसे जिएंगे? सब लोग ईमानदारी से मुकाबला करते हैं, इससे मेरा क्या लेना देना? शिया वेइवेई ने घमंड से सिर उठाया। वांग हाओ शिया वेइवेई के पास आया, अपनी छोटी उंगली से हल्के से उसका कॉलर पकड़ा और नीचे देखा तो उसे अंदर एक छोटी सफ़ेद ब्रा दिखी। उसने घिन से कहा, इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुम लड़कियों को ढूंढती हो, पता चला कि तुम खुद बहुत छोटी हो और किसी और की ब्रा पहनकर उसका एहसास लेना चाहती हो। शिया वेइवेई चीखी, वांग हाओ को धक्का दिया, फिर दोनों हाथों से अपनी छाती ढक ली। उसका सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने उस कमीने को घूर कर देखा। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? यह इतनी छोटी है कि मैं देखना भी नहीं चाहता। वांग हाओ ने मुंह बनाया। उसने सोचा था कि यह हिंसक छोटी लोली, जो जोश से भरी है, अच्छी तरह से विकसित होगी, लेकिन नतीजा बहुत निराशाजनक था। शायद बस एक कप। तुम शिया वेइवेई ने गुस्से में अपना पैर पटका, फिर उसकी बादाम जैसी आंखों में आंसू आ गए और वह मुड़ी और भाग गई। लिंग शियाओ अब और नहीं देख सका। छोटे भाई, हालांकि मिस वेइवेई आमतौर पर लापरवाह है, फिर भी वह एक जवान लड़की है।
वह तुम्हारे ऐसे गुंडेपन को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? देखो, अब वह रो रही है। गु यांग ने वान हाओ को थम्स अप दिया। वह वान हाओ से पूरी तरह प्रभावित था। जब गुंडागर्दी की बात आती थी तो देवता भी उसे नहीं रोक सकते थे। मेरे नाम का इस्तेमाल करके बाहर लोगों को धोखा दे रही है। मैं तो रोया भी नहीं, तो उसे रोने का क्या हक है? वान हाओ ने मुंह बनाया, सिस्टम से किराए पर ली हुई एक छोटी मकड़ी निकाली और उसे उस हॉल में फेंक दिया जहां डॉन था। छोटे भाई, तुम। लिंग शियाओ का चेहरा बदल गया। उसे उस छोटी मकड़ी की गहरी याद थी जिसने याओटियन फेडरेशन में स्थिति को पलटने में अहम भूमिका निभाई थी। अब वान हाओ ने उसे फिर से निकाला और हॉल में फेंक दिया। क्या यह उस डॉन ऑटोमेटिक गन के लिए था? क्या बड़ी बात है, तुमने इसे पहले भी देखा है। वान हाओ ने अपनी हथेली पलटी और लेवल 5 अलॉय की बड़ी तलवार उसके हाथ में आ गई। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह हेवनली स्वॉर्ड विला से बाहर कूद गया। छोटे भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? लिंग शियाओ चिल्लाया और तेजी से उसके पीछे भागा। अभी बाहर 3 लाख मार्शल सॉवरेन थे। अकेला वान हाओ क्या कर सकता था? वान हाओ बाहर आ गया है, किसी ने चिल्लाया और हेवनली स्वॉर्ड विला के बाहर मौजूद 3 लाख मार्शल सॉवरेन तुरंत चौकन्ने हो गए, जैसे शेर नींद से जाग गए हों। भयानक असली ची की लहरें उठीं, जिससे आसमान के बादल तेजी से हिलने लगे। 3 लाख की मजबूत सेना के बाहरी हिस्से में 30,000 सैनिक भी थे। वे अल्केमिस्ट गिल्ड और तियानहुओ कंपनी के मार्शल सॉवरेन थे। सभी को कड़ी ट्रेनिंग मिली थी और उनमें लड़ने का पक्का इरादा था। हालांकि उनकी संख्या कम होने के कारण वे 3 लाख मार्शल सॉवरेन को पार नहीं कर पाए और सिर्फ बाहरी इलाके में ही मंडराते रहे। भाइयों, यंग मास्टर वान बाहर आ गए हैं। सब लोग हमला करो। चलो यंग मास्टर वान के लिए खून का रास्ता बनाते हैं। आज एक को मारूंगा तो बराबर हो जाएगा, 2 को मारूंगा तो फायदा होगा। मारो। अगले ही सेकंड लड़ाई की कान फाड़ देने वाली आवाजें गूंजी और 30,000 सैनिकों ने बिना किसी डर के 3 लाख की मजबूत सेना की ओर हमला कर दिया। आगे 3, पीछे 7, बंट जाओ। 3 लाख की मजबूत सेना भी बेवकूफ नहीं थी। वे तुरंत 2 हिस्सों में बंट गए। 90,000 सैनिकों ने वान हाओ से निपटा और बाकी 2,10,000 ने अल्केमिस्ट गिल्ड और तियानहुओ कंपनी के 30,000 मार्शल सॉवरेन से निपटा। स्काई स्वॉर्ड विला के बगीचे में जियान ताइफेंग गु जियान के साथ चाय पी रहे थे, जबकि गुये पास में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। गु जियान ने गुये को अभ्यास करते हुए देखा और उत्सुकता से पूछा, इस बच्चे को क्या हुआ है? वह आमतौर पर इस समय तलवारबाजी का अभ्यास नहीं करता। जियान ताइफेंग मुस्कुराए और कहा, उसे जोर का झटका लगा है। इंटरस्टेलर फेडरेशन में एक साथ 2 जीनियस सामने आए हैं, वह परेशान क्यों नहीं होगा? 2 गु जियान हैरान रह गया। जियान ताइफेंग ने आह भरी, हर पीढ़ी में नई प्रतिभाएं सामने आती हैं। ये बूढ़ा आदमी सच में बूढ़ा हो गया है। स्काई स्वॉर्ड विला ज्यादा बड़ा नहीं था। वान हाओ और ली युनयान की अभी हुई लड़ाई उसकी नज़रों से कैसे बच सकती थी? उसने कभी नहीं सोचा था कि ली युनयान ने भी इंसान और प्रकृति की एकता को समझ लिया है। सीनियर जियान मजाक कर रहे हैं। आप इंटरस्टेलर फेडरेशन के रक्षक देवता हैं। आप बूढ़े कैसे हो सकते हैं? गु जियान ने जल्दी से उसे दिलासा दिया। तुम्हें मुझे दिलासा देने की ज़रूरत नहीं है। असल में बूढ़ा होने में कुछ भी गलत नहीं है। जियान ताइफेंग ने अपनी दाढ़ी सहलाई और जोर से हंसा, देखो, मैंने मुफ्त में घर और गाड़ी खरीद ली है। मेरा अगला लक्ष्य एक स्पेसशिप खरीदना है। गु जियान की पलकें फड़क उठी। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों काउनीमा उसके दिल में दौड़ रहे हों। दूसरे बूढ़े लोग जो तियानमा स्टार पर एकांत में रहने आए थे, वे ताश खेलते थे, चौक में नाचते थे। लेकिन यह अलग था। वह हर दिन जूनियर्स को धोखा देकर अमीर बनने के बारे में सोचता था। कितना बेशर्म बूढ़ा बदमाश है। मारो। तभी स्काई स्वॉर्ड विला के बाहर से जमीन हिला देने वाली चीखें सुनाई दीं। हा, उस बच्चे वान हाओ ने आखिरकार अपना कदम उठा ही लिया। जियान ताइफेंग की आंखें चमक उठीं और वह जोर से हंसा और छत पर कूद गया, दूर से लाखों वूज़ों की लड़ाई देखने लगा। हे भगवान, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वह बच्चा वान हाओ पागल हो गया है? उसने अकेले ही हमला करने का फैसला किया। जियान ताइफेंग हैरान था। उसने सोचा था कि वान हाओ रास्ता तोड़ने के लिए अनगिनत तरीके अपनाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वान हाओ इतना पागल होगा कि अकेले ही 3 लाख वूज़ों की ओर हमला कर देगा। सीनियर ताइफेंग, क्या आपको लगता है कि वान हाओ में आगे बढ़ने की काबिलियत है? गु जियान ने उत्सुकता से पूछा। जियान ताइफेंग ने सिर हिलाया। हालांकि वान हाओ ने इंसान और प्रकृति की एकता को समझ लिया है और कई प्राकृतिक रूप से बनी मार्शल आर्ट्स भी सीख ली हैं, वह निश्चित रूप से उसी लेवल पर एक सम्राट जैसा अस्तित्व है। लेकिन वह फिर भी मांस और खून का बना है और आखिरकार उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। मेरा अंदाजा है कि 2000 आदमी वान हाओ की लिमिट है। अकेले 2000 आदमियों से लड़ना? गु जियान हैरान रह गया। एक ही लेवल के 2000 लोगों से अकेले लड़ने का क्या मतलब है? ये तो कोई अजीब इंसान है।
मारो, मारने की कई आवाजें आईं और दर्जनों वूज़ोंग काले साए में बदलकर वांग हाओ की तरफ बढ़े। ट्रू क्यूई चारों तरफ फैल गई, वांग हाओ के ज़रूरी हिस्सों को घेर लिया और हवा में चिंगारियां निकलने लगीं। वांग हाओ की आंखें पानी की तरह शांत थीं, उसने हवा में मौजूद ट्रू क्यूई पर ध्यान नहीं दिया। उसने एक कदम बढ़ाया और उसकी आकृति एक भूत की तरह थी, पीछे परछाइयों के निशान छोड़ते हुए वह भीड़ में घुस गया। अगले ही सेकंड में वांग हाओ के हाथ में मौजूद बड़ी तलवार तेजी से चली। रफ्तार और तलवार की ताकत से हर तलवार का वार बिजली की तरह शक्तिशाली था। तलवार की एक चमक दिखी और एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। एक वूज़ोंग जो पूरी तरह से बच नहीं पाया, उसके तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। वांग हाओ के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। तलवार की चमक फिर से दिखी और एक तेज तलवार की ताकत एक बाढ़ की तरह नीचे आई और पास के वूज़ोंग को एक ही वार में हरा दिया। जब बड़ी तलवार और दुश्मन के हथियार टकराए तो कई वूज़ोंग को ऐसा लगा जैसे उनके हाथ किसी पहाड़ से टकरा गए हों। खून बह निकला, उनके शरीर हिल गए और कांपने लगे और उनकी ताकत तुरंत कम हो गई और वे फिर से लड़ने के काबिल नहीं रहे। उसी समय बहता हुआ खून किसी ताकत से खींचा गया और एनर्जी की धाराओं में बदलकर वांग हाओ के शरीर में मिल गया, जिससे वांग हाओ के चारों ओर की ट्रू क्यूई धीरे धीरे लाल होने लगी। और जैसे जैसे समय बीतता गया, वांग हाओ की ट्रू क्यूई और भी लाल होती गई। खून से जमीन लाल हो गई थी और वांग हाओ उसमें ऐसे चल रहा था जैसे वहां कोई न हो, बिखरे हुए अंगों और टूटे हुए हाथों पर कदम रखते हुए बिना किसी भाव के आगे बढ़ रहा था। वांग हाओ को देखकर, जो युद्ध के देवता के अवतार जैसा लग रहा था, और जैसे जैसे वह मार रहा था और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था, वहां मौजूद वूज़ोंग डर के मारे चुप हो गए। यह कोई इंसान नहीं है। दूसरे लोग जितना ज्यादा मारते हैं उतने ही कमजोर होते जाते हैं, लेकिन वांग हाओ जितना ज्यादा मारता है उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाता है। वे ऐसे कैसे लड़ सकते हैं? वांग हाओ के मुंह के कोने पर एक शानदार मुस्कान थी। मैंने सुना है कि बड़ी सेनाओं ने मुझसे निपटने के लिए 3 लाख आदमी भेजे हैं, लेकिन मेरी राय में ये 3 लाख आदमी सब बेकार हैं। ये सुनकर आसपास के वुज़ोंग सभी गुस्से में आ गए। धिक्कार है, वह अकेले ही उन 3 लाख लोगों से लड़ रहा है और फिर भी इतना घमंडी होने की हिम्मत कर रहा है। भाइयों, मार डालो, आज हमें इस कमीने वांग हाओ को काटकर मार डालना चाहिए। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली बेकार कौन है। मार डालो, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। वांग हाओ ने अपने होंठ सिकुड़े और उसका शरीर भूत की तरह भीड़ में घुस गया। अगले ही सेकंड खून उमड़ पड़ा, हर जगह लाल रंग फैल गया और कई दुखद चीखें आसमान और धरती में भर गईं। उसी समय वांग हाओ के दिमाग में सिस्टम साउंड बजता रहा, डिंग डोंग, होस्ट को एक वुज़ोंग को मारने और 10 पॉइंट्स ऑफ सिन पाने के लिए बधाई। डिंग डोंग, होस्ट को एक वुज़ोंग को मारने और 10 पॉइंट्स ऑफ सिन पाने के लिए बधाई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कितना डरावना बच्चा है। जियान ताइफेंग अपने सामने के सीन को देखकर बहुत हैरान था। वह सोच भी नहीं सकता था कि यह कैसा मॉन्स्टर है जिसने अकेले 3 लाख लोगों से लड़ने की हिम्मत की, और इन 3 लाख लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था जैसे वे वहां थे ही नहीं। यहाँ तक कि जो वुज़ोंग वांग हाओ की तलवारों में से एक लेने के बाद भी नहीं मरते थे, वे भी तुरंत अपनी लड़ने की ताकत खो देते थे, पूरी तरह से देवताओं को मारने की मुद्रा में जब वे रोकते थे और बुद्ध को मारने की मुद्रा में जब वे रोकते थे। सबसे डरावनी चीज वांग हाओ के चारों ओर लाल ट्रू क्यूई थी। ये पूरी तरह से एक सुपर पावर बैंक की तरह थी जो लगातार वांग हाओ को उसकी फिजिकल ताकत, ट्रू क्यूई और मेंटल एनर्जी वापस पाने में मदद कर रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बस कुछ ही समय की बात है जब वांग हाओ इन 3 लाख लोगों को खत्म कर देगा। वह सच में डरावना और रौबदार है। गु जियान ने अपना गला दबाया और उसके माथे पर पसीने की एक लकीर आ गई। वह पहले से ही पूरी तरह से सोच सकता था कि आज की बड़ी लड़ाई खत्म होने के बाद वांग हाओ का नाम जरूर बड़ी ताकतों को बेचैन कर देगा। आमने सामने की लड़ाई में उसी लेवल का कोई भी वांग हाओ का विरोधी नहीं था और वांग हाओ से कई लेवल ऊपर के लोग भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। ग्रुप अटैक में 3 लाख की सेना भी वांग हाओ की तेजी को नहीं रोक सकी। ये पूरी तरह से एक तरफा कत्लेआम था। ऐसे विरोधी का सामना करते हुए कौन चैन से सो सकता है और चैन से खा सकता है। लिंग जियाओ और गु यांग स्काई स्वॉर्ड विला से बाहर निकलने के बाद वे वांग हाओ को हैरान होकर देख रहे थे जो भीड़ में हर तरफ मार रहा था। वे सच में सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इंसान सच में ऐसा कर सकता है। दा तभी गोलियों की तेज आवाज आई। सबने ऊपर देखा कि वांग हाओ के पीछे टोपी में नूब एक गैटलिंग मशीन गन पकड़े हुए था और वुज़ोंग को भगा रहा था जो पीछे से वांग हाओ पर हमला करना चाहता था। क्या यह मार्शल का सीक्रेट हथियार है? गु यांग ने बिना कुछ कहे पूछा। उसने पहली बार किसी खरगोश को बंदूक चलाते देखा था। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। नूब एक बहुत अच्छा हथियार है जिसे मेरे छोटे भाई ने बहुत ध्यान से बनाया है। अगर कोई इसे कम आंकने की हिम्मत करेगा तो वह पक्का बिना दफनाने की जगह के मर जाएगा।
बहुत अच्छा हथियार। गुयान बहुत उत्सुक था कि यह खरगोश ऐसा क्या कर सकता है कि लिंग जियाओ उसे एक बहुत अच्छा हथियार कहेगा। लिंग जियाओ ने यह नहीं बताया। ये वांग हाओ का तुरुप का पत्ता था और जाहिर है जितने कम लोग जानते थे उतना ही अच्छा था। साथ ही वह इस बात का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि जब रिमोट ब्रेन सेंसिंग टेक्नोलॉजी टूट जाएगी तो किस तरह की कॉम्बैट पावर सामने आएगी और जियाओबाई एक मेचा वॉर रैबिट में बदल जाएगा और वांग हाओ के साथ जोड़ी बनाएगा। हेवनली स्वॉर्ड विला, लेक्सुआन, शिया वेइवेई और जू कियानकिन एक छत पर खड़े थे। वांग हाओ के अजेय अंदाज से इतने हैरान थे कि वे काफी देर तक ठीक नहीं हो पाए। हालांकि वे जानते थे कि वांग हाओ बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उन्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। ये तो इंसानी काबिलियत की हद से बाहर था। वेइवेई, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बदला लेने का कोई मौका मिलेगा, लेक्सुआन ने खालीपन से कहा। वांग हाओ के छेड़ने के बाद शिया वेइवेई उसे और जू कियानकिन को ढूंढने गई, इस उम्मीद में कि वे आकर बदला लेने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन वांग हाओ की जबरदस्त लड़ने की ताकत और उसकी बेशर्म, बिना उसूलों वाली पर्सनैलिटी के बारे में सोचकर अगर वे जाते तो 100% उन्हें एक छोटे से कमरे में ले जाकर शर्मनाक काम करवाए जाते और फिर उन्हें पूरी तरह से खा लिया जाता, इंसान और हड्डियां सब कुछ। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए इस कमीने से दूर रहना ही बेहतर था। वेइवेई, अब से वांग हाओ से दूर रहना ही बेहतर है। ज़ुकियानकिन ने शिया वेइवेई के छोटे से सिर पर हाथ फेरते हुए उसे दिलासा दिया। मैं शिया वेइवेई ने मुंह बनाया, पूरी तरह से नाराज दिख रही थी। खासकर वांग हाओ के उसका कॉलर खींचने, उसके अंडरवियर को देखने और यहाँ तक कि यह कहने के बारे में सोचकर कि उसकी छाती छोटी है, उसे बहुत गुस्सा आया। उसकी छाती छोटी होने में क्या गलत था? वह इस साल सिर्फ 17 साल की थी और अभी भी बढ़ने की बहुत गुंजाइश थी। ठीक है, इस कमीने को ऐसे नतीजे पर पहुंचने का क्या हक था? हालांकि वांग हाओ को सबको मारते हुए देखकर शिया वेइवेई का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। वह निश्चित रूप से उसे हरा नहीं सकती थी और वह निश्चित रूप से इस कमीने से बहस में जीत नहीं सकती थी। वह सिर्फ ये दिखावा कर सकती थी कि कुछ हुआ ही नहीं। ये सोचकर शिया वेइवेई की आंखों में आंसू भर आए। वह गुस्से से भरी हुई थी। उसने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि इस जन्म में उसे ऐसा कमीना मिला जिसने उसे पूरी तरह से दबा दिया। इस समय बड़ी ताकतों के युवा मालिक और राजकुमारियां भी हैरान थे। उसी समय उनके दिलों में एक दुख भरी आवाज गूंजी, वे इस राक्षस के साथ एक ही जमाने में क्यों पैदा हुए? अगर वांग हाओ सिर्फ लड़ाई में बहुत ज्यादा ताकतवर होता तो उन्हें ज्यादा दुख नहीं होता। आखिर वे सभी बड़ी ताकतों के वारिस थे और उनके पास कम से कम हजारों सैनिक थे। अगर एक आदमी उसे नहीं हरा सकता तो लोगों का एक ग्रुप तो हरा ही देगा, है ना? लेकिन नतीजा ये हुआ कि वांग हाओ ने असल में संख्या के फायदे को नजरअंदाज कर दिया और अकेले ही 300,000 सैनिकों से लड़ा। क्या ऐसे राक्षस को सच में इंसान माना जा सकता है? अफसोस, सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दो। लियाओ युनचुवान ने लाचारी से आह भरी, हालांकि वह बहुत अनिच्छुक था। वांग हाओ जितना ज्यादा लड़ रहा था उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें न सिर्फ कोई फायदा नहीं होगा बल्कि भारी नुकसान भी होगा। चूंकि ऐसा था इसलिए जल्दी पीछे हटना ही बेहतर था, कम से कम नुकसान बहुत ज्यादा नहीं था। आखिर ये 300,000 मार्शल सैक्ट्स आसमान से तो नहीं गिरे थे। और ठीक उसी समय जब सभी का ध्यान बाहर की जबरदस्त लड़ाई पर था, हेवनली स्वॉर्ड विला के रिसेप्शन हॉल की दीवार पर एक छोटी मकड़ी दिखाई दी। और यह छोटी मकड़ी बहुत तेज रफ्तार से डॉन ऑटोमेटिक राइफल की ओर भागी। डॉन को एक ही बार में निगल लिया और फिर बिना रुके मुड़कर भाग गई। डंग 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 डंग। तभी पीछे हटते सैनिकों की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर मैदान में मौजूद लाखों मार्शल सैक्ट्स के चेहरों पर, जो डर से भरे हुए थे, आखिरकार राहत की भावना दिखाई दी। वांग हाओ का सीधे सामना किए बिना कोई नहीं जान सकता था कि वे कितने मानसिक दबाव में थे, क्योंकि किसी भी पल अपनी जान गंवाने का दबाव सच में ऐसा नहीं था जिसे कोई इंसान सह सके। मार्शल सैक्ट्स को तेजी से पीछे हटते देखकर वांग हाओ ने उनका पीछा नहीं किया, बल्कि इसके बजाय उसने माथे पर शिकन डाली और गहरी सोच में डूब गया। उसे लगा कि लोगों को मारकर पाप के पॉइंट्स हासिल करने का ये तरीका उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इतने लंबे समय तक मारने के बाद उसे सिर्फ 50,000 पाप के पॉइंट्स मिले थे। इसके अलावा खून की गंध सच में बहुत तेज थी और उसे सूंघकर उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। ये सच में उसके लिए सही नहीं था। ऐसा लगता है कि विलेन भी अलग अलग ग्रेड में बंटे होते हैं। इस तरह का कसाई एक प्रवासी मजदूर जैसा है जो मेहनत तो करता है लेकिन ज्यादा पैसे नहीं कमाता, जबकि पर्दे के पीछे के वो पुराने लोमड़ी जैसे लोग सफल लोगों के बराबर हैं जो पूरे दिन ऑफिस में छोटी सेक्रेटरीज के साथ फ्लर्ट करते हैं और फिर भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं। वांग हाओ की आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक थी। उसने मन बना लिया कि वह भविष्य में एक सफल इंसान बनेगा, नहीं एक सफल पुराना लोमड़ी। हा अच्छे बच्चे, आज की तुम्हारी लड़ाई इंसानी जाति के इतिहास में दर्ज होने के लिए काफ़ी है। जियान ताइफेंग आसमान से नीचे उतरा और वांग हाओ के बगल में उतरा। उसकी आंखों में तारीफ थी।
अपनी लंबी जिंदगी में खुद के मनोरंजन के अलावा दुनिया में कोई भी चीज़ उसके दिल में ज़रा सी भी हलचल पैदा नहीं कर सकती थी। लेकिन जब से वह इस बच्चे वांग हाओ से मिला, उसने पाया कि उसे अचानक इस छोटे लड़के में बहुत दिलचस्पी हो गई है। चाहे वह उसकी बिना उसूलों वाली पर्सनैलिटी हो, उसकी चालाक छोटी सी अकल हो, या उसकी बहुत ज़्यादा लड़ने की ताकत हो, सब कुछ उसकी उम्मीद से परे था। बूढ़े जियान, बकवास करने के बजाय तुम मुझे ब्राइट लाइट आर्मर क्यों नहीं दे देते? वांग हाओ ने मुंह बनाया। हा, तुम छोटे लड़के सच में बिल्कुल तमीज़दार नहीं हो। जियान ताइफेंग को गुस्सा नहीं आया और उसने हाथ हिलाया तो ब्राइट लाइट आर्मर हेवनली स्वॉर्ड विला से बाहर उड़ गया। लेकिन जब ब्राइट लाइट आर्मर उसके हाथ में आया तो जियान ताइफेंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, पूरा आसमान तुरंत काले बादलों से ढक गया, जमीन जोर से हिलने लगी और जमीन पर भयानक दरारें पड़ गईं। अरे बूढ़े जियान, अगर तुम मुझे यह नहीं देना चाहते तो बस कह दो, मुझे चुप कराने के लिए मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है। वांग हाओ चिल्लाया, लेकिन उसका दिल पहले ही हिल गया था। क्या यह उस मशहूर बूढ़े मॉन्स्टर की ताकत थी? एक ही सोच ने पूरी दुनिया का रंग बदल दिया। ब्राइट लाइट आर्मर तुम्हारा है। जियान ताइफेंग ने ब्राइट लाइट आर्मर वांग हाओ को फेंक दिया, फिर ठंडी सांस ली। डॉन किसने लिया? इसे खुद इस बूढ़े आदमी को सौंप दो, नहीं तो जब ये बूढ़ा आदमी इसे ढूंढेगा तो बहुत देर हो जाएगी। लिंग शियाओ और गुयांग ने तुरंत मासूमियत से आसमान की ओर देखा, ये दिखाते हुए कि उन्हें नहीं पता। लेकिन वे मन ही मन कड़वा मुस्कुराए, एक इज्जतदार ग्रैंड मार्शल ने ऐसे घटिया काम किए। बूढ़े जियान, तुम्हारा डॉन चला गया? वांग हाओ ने उत्सुकता से पूछा। जियान ताइफेंग ने सिर हिलाया, उसका चेहरा उदास था और कहा, तुम्हारी लड़ाई से पहले इस बूढ़े आदमी ने डॉन को देखा था, लेकिन तुम्हारी लड़ाई के बाद डॉन चला गया था, इसलिए यहाँ मौजूद सभी लोगों में तुम्हारे अलावा बाकी सब पर शक है। लिंग शियाओ ने आंखें घुमाईं, वह सच में ऊपर जाकर जियान ताइफेंग से कहना चाहता था, जिस इंसान को तुमने शक से बाहर रखा है वही वह बेशर्म चोर है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। सीनियर जियान, आपको गलतफहमी हुई है। लियाओ युनचुवान पास आकर बोले, वांग हाओ पर शक खत्म किया जा सकता है, लेकिन यह मत भूलिए वांग हाओ के साथ एक आदतन चोर भी था और वह आदमी मौके पर नहीं है। जियान ताइफेंग की सफ़ेद भौहें सिकुड़ गईं। वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि लियाओ युनचुवान शियांग शियांग के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वह सच में यह विश्वास नहीं करना चाहते थे कि यह जिंदादिल जवान लड़की ऐसा कुछ करेगी। असल में चाहे हो या न हो, हम जाकर देख लेंगे। वांग हाओ ने कंधे उचकाए और फिर किचन की तरफ आगे बढ़े। हाँ, किचन। जब से इस ओवरलॉर्ड ताओटी ने अपनी नाक के भरोसे हेवनली स्वॉर्ड विला का किचन ढूंढा था, तब से वह दिन में अंदर घूमता रहता था, स्वादिष्ट खाना ढूंढता रहता था और सिर्फ रात को सोने के लिए वापस जाता था। तियानजियान माउंटेन विला किचन में शेफ्स का एक ग्रुप घबरा कर देख रहा था जब शियांग शियांग ने मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला और हल्के से चबाया। मांस बहुत ज्यादा पक गया था, टेक्सचर थोड़ा पुराना है, खाने में थोड़ा सख्त है, नरम नहीं है। 80 पॉइंट्स, शियांग शियांग ने कमेंट किया, फिर जल्दी से अपने सामने रखी तली हुई मांस की स्लाइस वाली प्लेट खत्म कर दी। ये सुनकर शेफ्स ने जल्दी से शियांग शियांग की कही हुई हर बात लिख ली। पिछले कुछ दिनों में उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि यह छोटी फूडी न सिर्फ खा सकती थी, बल्कि उसे खाना भी आता था। खासकर उसकी छोटी सी जीभ, जो अलग अलग चीज़ों के बीच के स्वाद में बदलाव को पहचान सकती थी। इससे उन्हें कुछ ही दिनों में अपनी कमियां पता चलीं और उनके खाना बनाने के स्किल्स में एक बड़ा सुधार हुआ। बेशक पिछले कुछ दिनों में सभी शेफ्स को छोटी लड़की शियांग शियांग से लगाव हो गया था, क्योंकि हालांकि छोटी लड़की का स्वाद बहुत अच्छा था, लेकिन वह नखरे नहीं करती थी। जब तक खाना बन जाता था, वह गारंटी देती थी कि वह बिना कुछ भी बर्बाद किए सब खा लेगी। आपको पता होना चाहिए कि खाने के शौकीनों के लिए जब वे कोई असंतोषजनक डिश खाते हैं तो वे आमतौर पर सिर्फ एक निवाला लेते हैं, और कुछ घमंडी लोग तो उसे सीधे थूक भी देते हैं, जिससे शेफ्स के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है। लेकिन शियांग शियांग का सब कुछ साफ सुथरा खाने और किसी भी चीज़ को नापसंद न करने का रवैया उनके दिलों में एक अजीब सा एहसास जगाता था। इसी समय जियान ताइफेंग और लोगों का एक बड़ा ग्रुप तेजी से अंदर आया। ये देखकर शेफ्स जल्दी से आगे बढ़े और सलाम किया। सीनियर जियान, पैट्रियार्क, यंग मास्टर यांग, सभी यंग मास्टर्स और यंग लेडीज को नमस्कार। गु जियान ने सिर हिलाया और पूछा, मुझे बताओ, क्या यह मिस शियांग शियांग अभी अभी यहाँ से गई हैं? शेफ्स ने उलझन में सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि वह नहीं गई थी। देखो, वांग हाओ ने लियाओ युनचुवान को एक चुनौती भरी नज़र से देखा, इस मामले का हमारी शियांग शियांग से कोई लेना देना नहीं है। लियाओ युनचुवान ने शांति से कहा, वांग हाओ, ये संबंधित है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा सभी जानते हैं कि तुम्हारे पास एक खरगोश है जो डायमेंशनल स्पेस का इस्तेमाल कर सकता है। अगर तुम इस खरगोश से डॉन चुराते हो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। शियाओबाई वांग हाओ के कंधे पर खड़ा था, हाथ कमर पर रखे थे और गुस्से से बोला, ये छोटा खरगोश अभी अभी वांग हाओ के साथ बाहर था, हर जगह मार काट कर रहा था।
तुम्हारी किस आंख ने इस छोटे खरगोश को चीजें चुराते हुए देखा? पूरी जगह तुरंत शांत हो गई। सब अविश्वास से शियाओबाई को देखने लगे। ये बोला, ये खरगोश सच में बोला? क्या ये कोई दिव्य जानवर है? जियान ताइफेंग ने भी उत्सुकता से शियाओबाई को देखा और पाया कि बोलने के अलावा खरगोश की लड़ने की शक्ति सिर्फ मार्शल एंसेस्टर लेवल की थी और यह बिल्कुल भी कोई दिव्य जानवर नहीं था। लिंग शियाओ और गु यांग दोनों ने आंखें घुमाईं, सोचते हुए कि यह सच में वांग हाओ का पाला हुआ खरगोश है। वे सब एक्टिंग में माहिर थे। उन्होंने साफ तौर पर डॉन चुराया था, फिर भी आखिर में वे पीड़ित होने का नाटक कर रहे थे। इस तरह का बेशर्म और बेतुका काम सच में बेमिसाल था। वांग हाओ ने ठंडी सांस ली। तुम्हारा मतलब है कि यह डॉन जरूर मैंने लिया होगा? लियाओ युनचुवान ने मासूमियत से कंधे उचकाए। मैंने ऐसा नहीं कहा, बस तुम सबसे बड़े संदिग्ध हो। वांग हाओ सबसे बड़ा संदिग्ध क्यों है? किसी ने पूछा। लियाओ युनचुवान आत्मविश्वास से मुस्कुराया। तियानजियान माउंटेन विला अभी अभी लाखों सैनिकों से घिरा हुआ था, किसी के लिए भी अंदर या बाहर जाना नामुमकिन था। और हम सब जानते हैं कि डॉन सीनियर जियान का खजाना है, इसलिए अगर हमारे पास 10 हिम्मत भी होती तो भी हम इसे चुराने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन वांग हाओ एक ऐसा इंसान है जो आसमान को चुनौती देने की हिम्मत रखता है। डॉन चुराना उसके लिए पूरी तरह से मुमकिन है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, जियान ताइफेंग की नज़र भी वांग हाओ पर पड़ी। लियाओ युनचुवान की बातें सही थीं। आज उसकी इज्जत को देखते हुए कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर किसी ने सच में डॉन चुराने की हिम्मत की होती तो वह उसकी पहचान जाने बिना होता। लेकिन अभी अभी बाहर का इलाका पूरी तरह से सील था, इसलिए बाहर वालों का अंदर आना जाहिर तौर पर नामुमकिन था, जिससे बाहर वाले के खजाना चुराने की संभावना खत्म हो जाती है। और तियानजियान माउंटेन विला के अंदर हर कोई उसकी पहचान जानता था और किसी के लिए भी हिम्मत करके ऐसा करना नामुमकिन था। बेशक वांग हाओ इन लोगों में बिल्कुल शामिल नहीं है, क्योंकि यह लड़का न सिर्फ चालाक है बल्कि इतना हिम्मत वाला भी है कि आसमान को चुनौती दे सकता है। डॉन को चुराना सच में मुमकिन है। छी! वांग हाओ ने नफरत से होंठ सिकुड़े। तुम्हारे हिसाब से मैं कहूंगा कि जिस इंसान पर सबसे ज्यादा शक है वह तुम हो। मैं? लियाओ युनचुवान ने खुद की तरफ इशारा किया और जोर से हंसा। मैं लियाओ युनचुवान सीधा साधा हूं और परछाइयों से नहीं डरता। अगर तुम में काबिलियत है तो मुझे बताओ कि मुझे सबसे ज्यादा शक क्यों है? वांग हाओ की आंखों में शरारत थी। वह जिया वेईवेई को प्यार से देख रहा था। अभी अभी मेरे छोटे वेईवेई ने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और हमारे रिश्ते को भी मान लिया, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो और मुझे फंसा रहे हो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पूरी जगह तुरंत शोरगुल से भर गई। मैंने शायद गलत सुना होगा, है ना? जिया परिवार की छोटी राजकुमारी सच में वांग हाओ को पसंद करती है। उन्होंने कब शुरू किया? अगर ऐसा है तो क्या वांग हाओ अमीर नहीं हो जाएगा? धत्तेरे की त्यानहुओ कंपनी और पोषण गिल्ड का उसे कवर करना ही काफ़ी नहीं था और अब सीनियर जियान भी उसे तारीफ से देख रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह जिया परिवार का दामाद बनेगा। भविष्य में उसे छूने की हिम्मत कौन करेगा? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिया वेईवेई को अब मरने का मन कर रहा था। उसने ये सिर्फ इसलिए कहा था ताकि लियाओ युनचुवान उसे परेशान करना बंद कर दे, लेकिन इस बदमाश वांग हाओ ने सच में इसे पब्लिक कर दिया। अगर यह बात बाहर आ गई और किसी तरह सच के तौर पर फैल गई तो उसे क्या करना चाहिए? वेईवेई, क्या तुम ऊपर जाकर समझाना चाहते हो? लेक्सुआन ने चिंता से पूछा। जिया वेईवेई ने अपने छोटे छोटे कैनाइन दांत काटे और गुस्से से कहा, कैसे समझाऊं? अगर मैं कहूं कि यह सच नहीं है तो क्या वह जिद्दी लियाओ युनचुवान तुरंत मुझसे फिर से चिपक नहीं जाएगा? जू कियानकिन ने आह भरी। मुझे लगता है कि बेहतर है कि मैं समझाऊं नहीं और समय को सब कुछ भूल जाने दूं। लेक्सुआन ने एक पल सोचा, लेकिन अगर यह खबर ऐसे ही फैलती है तो यह आखिरकार वेईवेई की इज्जत के लिए अच्छा नहीं होगा, है ना? जिया वेईवेई ने अपने गाल फुलाए और गुनगुनाया, ये लड़की वैसे भी शादी करने का प्लान नहीं बना रही है, इज्जत का क्या फ़ायदा? इसके अलावा मैं इस मौके का इस्तेमाल वांग हाओ के नाम पर बाहर मुसीबत खड़ी करने के लिए कर सकती हूँ। जू कियानकिन की पलकें झपकी और उसने हिचकिचाते हुए पूछा, वेईवेई, तुम सच में अपने महान आदर्श को पाने की योजना नहीं बना रहे हो, है ना? जिया वेईवेई ने अपनी छोटी मुट्ठी भींची और गंभीरता से कहा, ये सही है, इस लड़की के पास निश्चित रूप से 3000 सुंदरियों का हरम होगा और तुम दोनों इस लड़की की हरम लिस्ट में हो। लेक्सुआन और जू कियानकिन ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में लाचारी शब्द देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जिया वेईवेई के मन में ऐसा डरावना विचार क्यों आया। लेकिन ये सोचकर कि जिया वेईवेई के पास टूल नहीं था, उन्हें भी डरने की कोई बात नहीं थी और उन्होंने इसे बस महिलाओं के बीच गहरे प्यार की निशानी मान लिया। वांग हाओ, बकवास मत करो। मैं प्रेसिडेंट का इज्जतदार बेटा इतना छोटा कैसे हो सकता हूँ? लियाओ युनचुवान ने ठंडी आवाज में कहा। वांग हाओ ने अजीब आवाज में कहा, ओह, तो क्या हुआ अगर तुम प्रेसिडेंट के बेटे हो? कौन कहता है कि प्रेसिडेंट का बेटा छोटा इंसान नहीं हो सकता? तुम
लियाओ युनचुवान का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। तुम सब इस बूढ़े आदमी के लिए चुप रहो, जियान ताइफेंग ने ठंडी आवाज में कहा। मैं यह आखिरी बार कहूंगा, जब तक तुम डॉन वापस कर दोगे ये बूढ़ा आदमी बीती बातों को भूल सकता है। लेकिन अगर इस बूढ़े आदमी को पता चल गया तो इस बूढ़े आदमी को बदतमीजी करने का इल्जाम मत देना। जैसे ही उसने कहा, पूरी जगह पर एक डरावना प्रेशर छा गया। बूढ़े जियान, असल में आपके शुगुआन को ढूंढना बहुत आसान है। वांग हाओ थोड़ा मुस्कुराया। मुझे एक भविष्यवाणी की तकनीक पता है जिसे 6 रेन डिवाइन कैलकुलेशन कहते हैं। ये लोगों की किस्मत और बदकिस्मती, जीवन, बुढ़ापा, बीमारी और मौत की गणना कर सकती है, और यह चीज़ों और खजानों को भी ढूंढ सकती है। 6 रेन डिवाइन कैलकुलेशन। स्वॉर्ड टू क्रेजी ने अपनी सफ़ेद भौहें सिकोड़ी। एक पल सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने इस 6 रेन डिवाइन कैलकुलेशन के बारे में कभी नहीं सुना था। लियाओ युनचुवान ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम जियानगहू के धोखेबाजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इस तरह की चाल पर विश्वास करेंगे? क्या ऐसा है? वांग हाओ की उंगलियां तेजी से चलीं। मुझे देखने दो। लियाओ युनचुवान, 5 रात पहले तुमने एक एस्कॉर्ट लड़की के साथ छेड़छाड़ की। उसकी मासी आ गई थी, उसका पीरियड शुरू हो गया था, लेकिन तुमने फिर भी उसे जाने नहीं दिया और रेड लाइट तोड़ने पर जोर दिया। पीरियड के दौरान सेक्स करना कितना जानवर है। लियाओ युनचुवान का चेहरा एकदम बदल गया और वह चिल्लाया, तुम्हें कैसे पता? जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, लियाओ युनचुवान को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वह जल्दी से चुप हो गया। दोबारा लापरवाही से बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वांग हाओ हंसा। एलिमेंट्री 6 रेन डिवाइन कैलकुलेशन एक आम आदमी के पूरे जीवन की अच्छी तरह से गणना कर सकती थी। हालांकि यह एक मार्शल आर्टिस्ट के पूरे जीवन की गणना नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी यह एक मार्शल आर्टिस्ट द्वारा की गई कुछ छोटी मोटी चीज़ों की आसानी से गणना कर सकती थी। ये सुनकर वहां मौजूद बाकी सभी लोग तुरंत जोश से इस पर चर्चा करने लगे। यह असली है या नकली? मुझे लगता है कि यह असली है। उस समय प्राचीन खंडहरों में वांग हाओ ने महल में प्रवेश करने के लिए इसी 6 रेन डिवाइन कैलकुलेशन पर भरोसा किया था। चूंकि यह 6 रेन डिवाइन कैलकुलेशन प्राचीन खंडहरों से संबंधित है, इसलिए इसका स्रोत असाधारण होना चाहिए। यह एक प्राचीन दिव्य शक्ति होनी चाहिए। ऐसे चमत्कारी प्रभाव होना समझ में आता है। यंग मास्टर लियाओ ने अभी अभी इसे स्वीकार किया है। ऐसा लगता है कि यह 6 रेन डिवाइन कैलकुलेशन सच में जीवन, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, साथ ही किस्मत, बदकिस्मती और खजाने की खोज की गणना कर सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर लियाओ इस तरह का इंसान होगा। भले ही एस्कॉर्ट लड़की अच्छी न हो, उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने हमेशा सोचा था कि वह एक सच्चा जेंटलमैन है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पाखंडी निकलेगा। क्या प्रेसिडेंशियल पैलेस से निकलने वाले सभी लोग पाखंडी नहीं होते, जो पब्लिक में एक तरह से और पर्दे के पीछे दूसरी तरह से पेश आते हैं? क्या सच में दुनिया में हिसाब लगाने का ऐसा चमत्कारी तरीका है? स्वॉर्ड टू क्रेजी को दिलचस्पी हुई। उसने जल्दी से कहा, तो इस बूढ़े आदमी की मदद करो और बताओ कि शुगुआंग अभी कहाँ है। वांग हाओ ने अपनी उंगलियां रगड़ी, परेशान दिखते हुए। बूढ़े आदमी, जियान, हालांकि हम पुराने जान पहचान वाले हैं, लेकिन ज़रूरी फीस माफ़ नहीं की जा सकती। लिंग शियाओ और गुयांग ने अपना सिर नीचे कर लिया, ये दिखाते हुए कि वे ये देख नहीं सकते थे। वह खुद चोर होते हुए भी चोर चोर चिल्ला रहा था और पैसे भी चार्ज कर रहा था। यह मार्शल सच में बेशर्म था। इस लड़के में सच में दम है, लेकिन इस बूढ़े आदमी को ये पसंद है। स्वॉर्ड टू क्रेजी जोर से हंसा। जब तक तुम इस बूढ़े आदमी को शुगुआंग ढूंढने में मदद करोगे, शुगुआंग चुराने वाले को तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। मेरे हवाले कर दिया जाएगा। वांग हाओ ने अपना होंठ सिकोड़ा। बूढ़े आदमी, जियान, तुम भीड़ से उनके पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं समझ नहीं सकता? स्वॉर्ड टू क्रेजी ने अपनी दाढ़ी सहलाए और मुस्कुराया। हालांकि ऊन भीड़ से आता है, ये बूढ़ा आदमी तुम्हें ऊन काटने में मदद कर सकता है। सच में? वांग हाओ तुरंत जोश में आ गया। स्वॉर्ड टू क्रेजी ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं हाथ मिलाकर कसम खा सकता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं। वांग हाओ ने हाथ हिलाया, फिर एक नेक और प्रभावशाली अंदाज में कहा, मिलिट्री डिपार्टमेंट के मार्शल के तौर पर मैं ईमानदारी से भरा हुआ हूँ। इन छोटे मोटे बदमाशों को पकड़ना मेरे काम के दायरे में आता है। खांसी, खांसी। जैसे ही ये शब्द कहे गए, वहां मौजूद सभी लोग तुरंत चौंक गए और उन्हें लगा जैसे किसी कुत्ते ने उन्हें धोखा दिया हो। सभी ने बेशर्म लोग देखे थे, लेकिन उन्होंने सच में इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा था। लिंग शियाओ और गुयांग ने चुपचाप लियाओ युनचुवान को सहानुभूति भरी नज़र से देखा। अब जब स्वॉर्ड टू क्रेजी वांग हाओ का साथ दे रहा था और वांग हाओ के बेशर्म स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से इस सबसे मोटी भीड़ को काटेगा। तभी छोटा मकड़ा लियाओ युनचुवान के कमरे में पहुंचा और शुगुआंग को बिस्तर के नीचे थूक दिया।
हालांकि ये शुगुआंग ऑटोमेटिक गन असली नहीं थी, बल्कि वान हाओ ने सिस्टम से 10 सिन पॉइंट्स देकर एक हाई क्वालिटी नकली वर्जन लिया था। इसका लुक और फंक्शन बिल्कुल असली जैसा था, लेकिन इसकी वैलिडिटी सिर्फ 2 महीने थी। ठीक वैसे ही जैसे जब गुवान यिंगजी शार्प लाइट ग्रेट स्वॉर्ड मांगने आया था, तो वान हाओ ने उसे आखिर में एक सड़क किनारे बिकने वाला नकली हथियार दिया था। फर्क सिर्फ इतना था कि स्ट्रीट वेंडर वाला नकली सामान सिर्फ 5 दिन चला, जबकि यह हाई क्वालिटी नकली सामान 2 महीने तक चला। यह एक्स्ट्रा टाइम स्वॉर्ड टू क्रेजी को ऊन काटने में मदद करने के बदले में मुआवजे के तौर पर मिलेगा। ये सोचकर वान हाओ इमोशनल होकर आह भरे बिना नहीं रह सका। उसे लगा कि वह अभी भी बहुत दयालु है। इस समय वान हाओ ने एक कंपास पकड़ा हुआ था और लोगों के एक ग्रुप को लियाओ युनचुवान के कमरे के दरवाजे तक ले जा रहा था। वान हाओ, इसका क्या मतलब है? लियाओ युनचुवान गुस्से में था। इस कमीने ने इतनी बेशर्मी से उसे फंसाने की हिम्मत की। वान हाओ ने मासूमियत से कंधे उचकाए। मैं तो बस 6 रेन डिवाइन कैलकुलेशन के गाइडेंस को फॉलो करते हुए यहाँ आया हूँ। लिंग शियाओ और गु यांग ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कह रहे हो, हमें पता था कि ऐसा ही होगा। हालांकि जब दोनों ने स्वॉर्ड टू क्रेजी का एक्सप्रेशन देखा तो वे तुरंत चौंक गए। स्वॉर्ड टू क्रेजी के चेहरे पर भी ऐसा ही एक्सप्रेशन था, जैसे कह रहा हो, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। सच में, जितना पुराना अदरक उतना ही तीखा। लिंग शियाओ को अचानक समझ आया। उसने अंदाज़ा लगाया कि स्वॉर्ड टू क्रेजी को बहुत पहले से वान हाओ पर शक था। आखिर वान हाओ के अलावा कोई और उसकी नाक के नीचे से शुगुआंग चुराने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन सबूत के बिना स्वॉर्ड टू क्रेजी वान हाओ का कुछ नहीं कर सकता था। आखिर में वह वान हाओ को शुगुआंग को आज्ञाकारी ढंग से सौंपने के लिए लुभाने के लिए एक ज़्यादा स्वादिष्ट केक का ही इस्तेमाल कर सकता था। लियाओ युनचुवान के कमरे का दरवाज़ा खुलने के बाद वान हाओ ने बिस्तर के नीचे की ओर इशारा किया। बूढ़े आदमी जियान, जो शुगुआंग तुम चाहते थे वह ठीक वहीं नीचे है। असंभव, शुगुआंग मेरे कमरे में कैसे हो सकता है? लियाओ युनचुवान बिस्तर की ओर भागा और एक ही बार में उसे पलट दिया। वूश वूश, अगले ही सेकंड अचानक समझ आने की आवाज़ें पूरे दर्शकों में गूंज उठीं। बिस्तर के नीचे हैरानी की बात है कि ली युनयान के बहुत सारे स्केच थे और शुगुआंग भी स्केच के इस ढेर में था। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे प्रेसिडेंट का बेटा गे है और उसे मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए युनयान पसंद हैं। वान हाओ एक कदम पीछे हटा, डरा हुआ दिख रहा था। विकृत, शिया वेई को घिन आ रही थी। उसने तय किया कि अगर लियाओ युनचुवान ने उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो वह उसे ज़रूर 8 टुकड़ों में काट देगी। लेजुवान और जू कियांकिन ने जिया वेई को नफरत भरी नज़र से देखा। उसे साफ तौर पर अपने जेंडर का फ़ायदा उठाना पसंद था, फिर भी अब वह लियाओ युनचुवान को परवर्ट कह रही थी। क्या अजीब लॉजिक है। स्वॉर्ड टू क्रेजी ने ठंडे लहजे में कहा, लियाओ युनचुवान, तुम्हारे पास और क्या कहना है? लियाओ युनचुवान चौंक कर जागा और जल्दी से समझाया, सीनियर जियान, मैंने सच में यह नहीं लिया। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आपको बिल्कुल भी बुरे लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वान हाओ ने सिर हिलाया और आह भरी। जवान आदमी, इतनी बातें करने का क्या फ़ायदा? सबूत और अपराधी पकड़े जाने पर पैसे देकर निकल जाना ही सही विकल्प है। स्वॉर्ड टू क्रेजी की आंख फड़की। उसके दिल में बेशर्मी के बारे में उसकी समझ और भी गहरी हो गई। उसी समय वह खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया, नीचता की कोई हद नहीं होती। स्वॉर्ड टू क्रेजी यह समझ नहीं पा रहा था कि वान हाओ ने शुगुआंग को लियाओ युनचुवान के बिस्तर के नीचे कैसे रखा। अगर वान हाओ ने शुरू से ही लियाओ युनचुवान को फंसाने का इरादा किया होता तो ये लॉजिकल नहीं लगता, क्योंकि दोनों के बीच ज़्यादा दुश्मनी नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वान हाओ ने असल में शुगुआंग नहीं चुराया, बल्कि लियाओ युनचुवान ने चुराया हो? लेकिन क्या लियाओ युनचुवान में इतनी हिम्मत थी? समझ न पाने पर स्वॉर्ड टू क्रेजी ने ऐसे मामलों के बारे में सोचने में समय बर्बाद न करने का फैसला किया। बेहतर था कि चोरी के सामान के साथ अपराधी को पकड़ लिया जाए और मामला जल्दी बंद कर दिया जाए।